अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। एक अच्छी खबर मैं आप तमाम तर लोगों के लिए अनाउंस करती चलूँ कि कल से इंशाल्लाह हमारे बनो पाकिस्तान की आवाज़ के जो कंपटीशन है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। कल पहला उसका मरला है और कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आए हैं और फिर इसके बाद कितने टैलेंटेड लोग हैं जो कि आगे जाके फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं, विच इज़ इंशाल्लाह ऑन 14 अगस्त। और देखते हैं कि कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज़। तो इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर ले, कल से बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमने जब से अगस्त का महीना, जो आज़ादी का महीना है, जब से शुरू हुआ है, तो उसमें हमने आज़म किया कि हमने सेलिब्रेट करना है। सिर्फ अगस्त में नहीं बल्कि अगस्त से हट के भी हम पूरा साल सेलिब्रेट करेंगे उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान की बेटियाँ बड़े मुश्किल हालात में रह के भी पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं, तो उनसे बड़ा तो हमारे लिए और कोई रोल मॉडल हो ही नहीं सकता और उनसे बड़ा हमारे लिए बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है। आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक है एक बाबा आइलैंड से। एक छोटा सा आइलैंड है जो कि कराची में मौजूद है और आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को हर कहते हैं ना कि फैसिलिटी मुयस्सर नहीं है। जैसे अगर बड़ा हॉस्पिटल हो, यहाँ पे लोगों की जॉब्स हो, यहाँ पे स्कूल्स हों, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से कश्ती लेते हैं, कश्ती लेके जाके किमाड़ी पे उतरते हैं और उसके बाद फिर जहाँ उन्होंने जाना है अपनी जॉब्स के लिए या अस्पताल कहीं भी जाना हो तो वो उस कश्ती के थ्रू ही वहाँ से जाते हैं। अब आप सोचें कि उस आइलैंड में जो ख़वातीन रहती हैं, जो कि हामला ख़वातीन हों और उनको किसी भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, तो कितना मुश्किल होगा कि अगर कश्ती अवेलेबल ना हो तो कैसे आप उनको पहुँचाएँगे दूसरे एंड तक। आप उनको कैसे पहुंचाएंगे, कैसे एंड पे, जहाँ से फिर उनका शहर से रास्ता आसान हो जाएगा, यानी कि ज़मीनी रास्ता हो जाएगा। सो ऐसी ही हमारी आज बड़ी ज़बरदस्त कौम की बाहिम्मत बेटी मरियम अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 24 घंटे जो है वो वाटर एम्बुलेंस का लोगों के लिए बंदोबस्त किया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी आप? ठीक है मरियम, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है कि अपने लोगों के लिए आपने वाटर एम्बुलेंस का क्या कहते हैं वो सर्विस शुरू की है। कब शुरू की, कैसे शुरू की? आया जैसे कि हमने एक लेडी डफरन में काम करती हूँ एज अ नर्स। फिर जब हम वहाँ से बाबा आइलैंड से मेरे कम्युनिटी के लोग आते थे, मुझसे मिलते थे, तो जब मैं उनको देखती थी तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उनके लिए आना बड़ा मुश्किल होता था। और गवर्नमेंट सिस्टम में तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है, उनको नहीं रखा जाता और बाद में फिर वो पहुँच भी नहीं पाती हैं इस वजह से। तो मैं चाहती थी कि कोई हम सपोर्ट करे, कोई अच्छा सा, जैसे कि एक बोट होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि इनके कभी खास इसी के लिए मुख्तस हो। जी बिल्कुल, इनके लिए ही खास ये बोट रखी गई है। तो फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया, एक इदारे के थ्रू मैंने किया, मामा बेबी फाउंडेशन। मैं उसमें एम्प्लॉय भी हूँ। फिर उनके थ्रू हमने बात की कि एक एम्बुलेंस हो जिसके ज़रिए औरतों को, फीमेल्स को लाया जाए और उनके ये सहूलत फराम की जाए, क्योंकि बाबा आइलैंड पे ना कोई क्लिनिक, मतलब कि कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है गायनी, और ना ही उनके लिए कोई छोटे छोटे क्लिनिक्स वाला कोई जी बिल्कुल छोटे क्लिनिक है। जी बिल्कुल, हमने मामा बेबी फाउंडेशन के थ्रू एक क्लिनिक खोला है बाबा आइलैंड पे, जिसमें फीमेल्स को सहूलत दी जाती है, हमला औरतों के लिए खासकर वो क्लिनिक है। तो उसमें उनको, लेकिन वहाँ पे भी अगर जो डॉक्टर्स आएंगे वो भी इस बोट के थ्रू ही आएंगे? जी बिल्कुल, बोट के थ्रू ही आती हैं वो, मतलब और कोई ऑफ कोर्स एक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जमीनी रास्ता कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ पर कश्ती के ज़रिए ही जाना है, क्योंकि वो बिल्कुल बाबा आइलैंड जो है वो बिल्कुल पानी के बीच में है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि इस एम्बुलेंस को मुतारफ़ कराने से पहले आपने, आई एम श्योर कि अगर आपने हामला ख़वातीन के लिए काम किया है तो आपने देखा होगा मरियम कि कोई ना कोई आसपास ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होगा जिस पर आप तमाम तर लोग, जो बाबा आइलैंड पे जो लोग रहने वाले हैं, वो परेशान हो गए कि भाई हम क्या करें, हम घर के मतलब पर्देदार हैं, कैसे अपनी औरतों को बाहर लेके निकलें? जी बिल्कुल, जैसे कि हाल ही में एक वाक़या हुआ था जिसके ऊपर मैंने गौर व फिक्र किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब इसके ऊपर काम करना ही है। तो जैसे कि एक फीमेल थी, उनकी रात को 2 बजे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद जब वो डिलीवरी के लिए जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही थी, बट उनका बीच में ही हो गया, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं होता। तो बीच में क्या कश्ती में ही ऑन बोट उनका ये हो गया था। अच्छा, कश्ती में
फिर उनको डिलीवर कश्ती में करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई जमीनी राब्ता तो नहीं है, पानी से ही जाना है आपको। इस वजह से, क्योंकि बोट भी बहुत मुश्किल से वहाँ, और उसमें उनके साथ कोई ऐसे स्टाफ भी नहीं होगा जो कि प्रॉपर देखभाल कर सके। जी बिल्कुल, उनके कोई सहूलत भी मौजूद नहीं। और ऑन बोट आप समझ सकती हैं कि एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल होगा। मैंने वो कश्तियाँ हमारा देखी हैं, फिर ऑफ कोर्स जो बोट चला रहा है वो भी है, कितनी जगह है, और बापर्दा औरतें, उनके घर के मर्दों के लिए कितना वो तकलीफ दे होगा, औरत उनके लिए खुद कितना तकलीफ दे होगा। तो वो उनकी सेहत ठीक थी, खातून की बच्चा से उसके बाद उनकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। फिर उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल भी एडमिट करवाया, उनकी बेबी का ट्रीटमेंट करवाया ताकि वो अच्छी सेहत याब जिंदगी गुजार सके। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक औरत है जो वो खुद पर्दे में रखना चाहती है अपने आप को, बिल्कुल। तो इस सिस्टम पर बहुत गौर करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। कितनी वैसे गवर्नमेंट तो कभी आप अपने आप को रखे ना ऐसी जगह पे, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, और ये तो टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको बर वक्त इमदाद ना मिले, आपको मेडिकल हेल्प ना मिले, तो आपकी और बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ सकती है। तो अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने शुरू किया, आपने अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया काम, आपके लिए फंड्स आई एम श्योर इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होंगे। जी बिल्कुल, मेरे लिए फंड इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं एक छोटी कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। कितने लोग वैसे रहते हैं बाबा आइलैंड की? कितनी आबादी होगी? तकरीबन 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा है। 3-3.5 हज़ार के लोगों के लिए अगर एक भी अस्पताल ना हो या क्लिनिक ना हो, डॉक्टर ना हो, कितनी खौफनाक बात है, कितनी खौफनाक बात है। अच्छा ठीक है, फिर आप बोर्ड तक कैसे रसाई मुमकिन हुई आपकी? जैसे फिर हमें फंड्स मिलते गए, जैसे हमेशा से हमें पाकिस्तान में से जो हैं फंडर्स वो सपोर्ट करते हैं, तो उनके थ्रू जैसे मामा बेबी फाउंडेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो फिर हम करते गए। पहले ये था कि हम 2-3 लोगों की मदद कर देते थे जैसे कि डिलीवरीज के लिए, फिर जैसे हमें सपोर्ट मिलता गया तो हम करते गए। इस तरीके से अब माशाल्लाह से हम 30-35 डिलीवरी पर मंथ करवाते हैं। अच्छा। उनका चेकआउट भी करवाते हैं डॉक्टर से। अच्छा जी, तो काफ़ी मैं चाहती हूँ कि हमें और सपोर्ट मिलेगा। तो और सपोर्ट तो मेरे ख्याल से ऐसे भी हो सकती है ना कि अगर वहाँ पर हुकूमती इदारे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई छोटा सा क्लिनिक ऐसा बन जाए, कोई गायनेकोलॉजिस्ट अगर वहाँ पे बैठे, ताकि इन औरतों के लिए चीज़ें आसान हो सकें। जी बिल्कुल, 2 मिडवाइफ्स डॉक्टर आती हैं वहाँ पर, मामा बेबी फाउंडेशन से ही। अच्छा। जो इदारा चलाती हैं वो वहाँ पर चेकआउट के लिए आती हैं। हाँ तो अच्छा, कितना मुश्किल था? घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? लग रहा था कि जो चीज़ करना चाह रही हो वो हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपने घर वालों को कन्विंस करना इस चीज़ के लिए, बट क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ये है कि बेटी को आगे नहीं करना, जैसे कि सामने नहीं करना, बस वो यही समझते हैं कि पढ़ाई नहीं करानी, घर पे उनको बिठाना है। बट मेरा ये माइंड था कि मैं किसी के लिए कुछ भी करूंगी, जैसे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मुझे पता है कोई नहीं निकलेगा, किसी को तो ये करना ही है। अच्छा, कितनी अगर बाबा आइलैंड की बात करें, वहाँ पे लड़कियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? वहाँ पे स्कूल है बच्चियों का, कोई मदरसा, कोई ऐसी चीज़? जैसे शुरू में तो वहाँ पर तालीम पे इतना कोई वो नहीं था जोर, क्योंकि फिर वो लोग यही समझते हैं कि ये घर का काम कर लें, यही बस इतने तक इनकी सोच है। और लड़कों में भी कोई पढ़ाई का वो रुझान नहीं है उनमें। आइलैंड के अंदर कोई स्कूल है? जी बिल्कुल, अभी उन्होंने एक इदारे ने अडॉप्ट किया है, द नेवी लीग के नाम से। अच्छा। तो वो एक स्कूल बना है लड़कियों के लिए, उसमें माशाल्लाह भी बच्चे। मतलब मैं ये सोचूं कि अगर 3000 की आबादी चले, उसमें मैं 1500 वो भी कर दूं कि 1500 उसमें बच्चियां हैं, तो उनके लिए अगर कोई स्कूल ना हो तो कितनी अफसोसनाक बात है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो मरियम आई है, तो मरियम आप कैसे आए? सुबह से बताइए, अपने घर से निकली हैं? जैसे सुबह से मैं कश्ती के जरिए ही आई हूँ, अपनी एम्बुलेंस के जरिए, क्योंकि कश्ती में आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मिलती नहीं है टाइम पे, तो फिर हमें अपनी एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आई। सोचिए पहले बाकी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इस एम्बुलेंस से पहले तो अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी होती होगी तो वो कैसे गुजारा करते होंगे? जैसे इसीलिए हमने यही कहा कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ना हो, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार कोई बच्चा, किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता किसी चोट लग गई और कुछ कट गया है ऐसा, तो फिर कैसे? तो वही हमारी एम्बुलेंस जो है वो 24 आवर्स जो होती है काम करती है उनके लिए भी। कम्युनिटी के लोगों ने कैसा वेलकम किया मरियम, मुझे ये बताओ। जैसे शुरू में वो कहते थे कि नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब बोट आकर काम करने लगी तो उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर अब तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में। आप कम्युनिटी वाले कितना खुश होते हैं? मतलब पहले तो ये होता है ना कि जी लड़कियों को जहाँ पे होता है कि घर के ही सिर्फ काम काज सिखाएं, इनको पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, घर से बाहर नहीं निकालना। अब जब कम्युनिटी वाले देखते हैं कि एक बच्ची ने, बेटी ने ही किया है काम,
क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि अब जैसे वो अपनी बेटियों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें भी इनको आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा हो इदारा जिसमें हमारी बेटियां अगर आपकी हेल्प कर सकती हैं तो प्लीज़ आप उनको ले जाएं। जो जिनकी सोच ये थी कि हम अपनी बेटियों को घर से भी नहीं निकालेंगे, और फिर वो मुझे देख कर ये कहते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर कि आप प्लीज़, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों को दे जाएं। अच्छा, लड़कियां खुद आपसे रब्ता करती हैं मरियम? वो आती हैं, वो मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत होती है मुझे कभी मेडिसिन के लिए या, तो वो मेरे साथ हेल्प आउट भी करवाती हैं और वो काफ़ी खुश होती हैं इस काम से। अच्छा, मुझे बताएं, जो आपके कम्युनिटी में भी स्कूल खुला है लड़कियों के लिए, वो कहाँ तक पढ़ाता है? वो मैट्रिक तक। वो मैट्रिक तक, और उसके बाद अगर बच्चों को कॉलेज में जाना है तो इंटर के लिए हमें यहाँ पर किमाड़ी तक आना, तो फिर आपको किमाड़ी तक आना ही है। फिर क्या वैसे उस टाइमिंग्स पे ये बोट चलती है कि अगर स्कूल या कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो बैठ के जा सकें? इसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि बहुत ही मुश्किल से बोट मिलती है, तो उसके लिए हमें 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, तब जाके हम 8 बजे कॉलेज पहुँचते हैं। अल्लाह, इसका मतलब, और 6 बजे जब निकलने का मतलब है कि आप 5 बजे उठेंगे, आप लोगों की हर चीज़, हर मुशक्क़त जो है वो डबल हो जाती है। और देखिए, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम लोग को बाकी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ना जब हम सुनते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। अगर हमें अभी कोई ना कोई मसला है तो हम फ़ौरन चले जी कोई ऐसी सर्विस मंगवा ली कि जी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को वाले को कॉल कर दिया, वो हमें कहीं ले गए, हमें मसला नहीं, हमने कॉल किया वो आ गए। लेकिन इन लोगों को तो स्पेशली जाके आइलैंड से निकलने के लिए पहले एक कश्ती चाहिए, वो कश्ती के टाइमिंग्स होते हैं। फिर अगर उस टाइमिंग से हट के आपको कोई काम पड़े तो वो कश्ती अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मरियम ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए कि वाटर एम्बुलेंस मुतारफ़ करा दी है। तो ये एक ही बोट है, ये भी आगे मजीद ऐड करने का, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक अगर किसी पेशेंट को छोड़ने जा रही है, खुदा ना खास्ता अगर कोई और मसला हो गया तो फिर वो कैसे काम करेंगे हम। तो मैं चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करें लोग। हमारी वेबसाइट भी है, FB पेज भी है हमारा, तो मैं चाहती हूँ कि लोग डोनेशन दें हमें ताकि हम और मज़ीद काम करें इसके ऊपर। चले, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई मरियम कि आप जैसी बेटियां मौजूद हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करी हैं, आगे बढ़ चढ़ के काम करी हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कितना अच्छा होता ना कि अगर कोई बंदा निकल के बाहर ये सोचता कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को वाटर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक बच्ची को ये आइडिया हुआ कि कितना ज़रूरी है कि जो उस आइलैंड में रहने वाली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको कितनी मेडिकल एड की ज़रूरत है, और बर वक्त एड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया ना कि कैसे खातून जो हैं वो जब गई हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल नहीं तो नहीं पहुंच सकी, अलबत्ता उस बोट में ही, पानी में ही, समंदर में ही उनको अपना बच्चा डिलीवर करना पड़ा। तो आप सोचें ना उसके लिए भी कितने ट्रॉमे की बात होगी, और ये कितना रिस्क जो था उन्होंने लिया था। तो ये बड़ी बात है जनाब कि उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया है। सो आई एम श्योर जितने लोगों में देख रहे हैं आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा ताकि ये इनका सिलसिला एक बोट से आगे बढ़ सके, क्योंकि ये एक आइलैंड को हेल्प आउट नहीं करे, ये 3 आइलैंड है जिनको हेल्प आउट कर रहे हैं। और अभी भी मैं बता रही हूँ, जैसे ये हमारे शो में आई हैं, ये कश्ती में बैठ के पहले अपने आइलैंड से निकली है, किमाड़ी पहुंची, फिर हमारे शो में आई है। हर चीज़ के लिए डबल मेहनत करें। इनकी मेहनत को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करके। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद बात होगी ऐसी और बहुत प्यारी बेटियों की। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो के आगाज़ में ही हमने बात की पाकिस्तान की उस बेटी की जो कि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही है। बेटियां जहाँ भी हों, बेटियां हमेशा माँ बाप का ख्याल रखती हैं, अपने भाइयों का ख्याल रखती हैं, अपने आसपास के तमाम तो लोगों का ख्याल रखती हैं। ये अल्लाह की इतनी प्यारी नेमत है जो कि पूरे घर की रौनक भी होती है और पूरे घर को जोड़ के भी रखती है। इतनी खूबसूरत होती है बेटी। ये वो बेटी है कि जब वो घर में पैदा हो जाए तो उसके बाद घर में बरकतों का सामान लाना शुरू कर देती हैं। इतनी खूबसूरत है बेटियाँ। ये बेटियाँ नटखट भी होती हैं, शरारती भी होती हैं, ज़िद्दी भी होती हैं, अपनी बात मनवानी भी होती है, लेकिन बेटियाँ एट द एंड ऑफ द डे बेटियाँ होती हैं जिनसे प्यारी और कोई अल्लाह की मखलूक नहीं होती। क्योंकि बेटियों के बारे में कहा जाता है ना कि ये वो है कि ब्याह के भी दूसरे घर में भी जाके ये अगले के बेटे को आपके घर का बेटा बना देती हैं। वेरी अनलाइक आवर सन्स ना, कि किसी और की बेटी को भी घर लाके उसको घर की बेटी ही बना पाते। किसी भी कोने में चली जाएं बेटियां, ये माँ बाप के बारे में उतनी कंसर्न रहती हैं। और जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है, बेटियों की उम्र बढ़ती है, तो अपने माँ बाप की माँ बन जाती है। ये वो चीज़ें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं और मुझे लगता है कि मैं अब खुद अपने माँ बाप की भी माँ बन गई हूँ,
क्योंकि इतनी मोहब्बत है और आप उनके बारे में इतने कंसर्न होते हैं, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये चीज़ दिल को बड़ी चुभती है। तो खैर मैं आपको बिल्कुल इमोशनली करूँगी, शो मेरा बड़े मज़े का है। मेरे साथ पाकिस्तान की 2 मजीद होनहार बेटियां मौजूद हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ज़रा मैं पूछूंगी जी, होनहार बेटियों को पैदा करने का फॉर्मूला क्या है और ये बेटियां कैसी हैं और जिस मकाम पे पहुंची हैं, तो ऑफ कोर्स उनको इस मकाम तक पहुंचाने में सिर्फ माँ का नहीं, बाप का ही बड़ा किरदार होता है। इन दोनों के बगैर कोई भी अगर बेटी, जब मैं अपने आप को भी देखूँ ना, तो मैं मुकम्मल और कामयाब नहीं हूँ। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं रहमा, और रहमा को आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं रहमा ज़मान। खालिद ज़मान उनके फादर मौजूद हैं, रक्षंदा ज़मान भी उनकी वालदा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मदिया एहसन, ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आप उनको देखते हैं, इनका कंटेंट बहुत लाइक भी करते हैं। डॉक्टर मदिया के साथ भी उनके फादर मोहम्मद खान अजहर साहब भी मौजूद हैं और मिसबा खान अजहर उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ कि इतनी माशाल्लाह से प्यारी बेटियाँ आपकी अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त नाम कमा रही हैं। ये तो लोग उनको जानते हैं ना कि कितना अच्छा कर रही हैं, टीवी पे इतनी प्यारी लगती हैं, वो क्या ज़बरदस्त कंटेंट बना रही, वाह ज़बरदस्त। लेकिन घर में कैसी हैं ये आज आपको यकीन माने जो वालिदैन बता सकते वो कोई नहीं बता सकते। और मैं कहती हूँ आज आप लोगों ने ना कोई फिल्टर नहीं लगाना मुंह पे, जो है लोगों को बताएं कि ये कैसी है, कितनी प्यारी है। पहले आप मुझे जरा रहमा का बताएं। रहमा कितनी प्यारी तो माशाल्लाह से है ही, लेकिन घर में कैसी हैं, कैसी बेटी हैं? घर में ये बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत शरारती अल्लाह, मेरा यकीन ही नहीं आया उनको। पहली बात यानी मैंने आपसे कहा था, आपने सच बोलना। सच बोल रही हूँ। हाँ। और इनके दम से ही समझा हमारे घर में। हाँ। घर में तारीफ नहीं हुई कभी ना रहमा, है ना? तो वो थोड़ा आज अच्छा फील करो, फिर आज वो दिन अच्छा फील करने का। इनके समझा रहमा की वजह से हमारे घर में रौनक है। और ये इनके भाई के साथ भी इनकी बहुत बॉन्डिंग है। हर वक्त जब ये दोनों मिलते हैं तो बस शोर शराबा। ये वो रहमा नहीं है जो आपको टीवी पे नजर आती है, ये घर में बिल्कुल एक अलग रहमा है। और कितने बच्चे में से आपके? मैं 3 बच्चे। आपके 3 बच्चे। और रहमा को कौन सा नंबर? सेकंड यानी कि मिडिल चाइल्ड। हाय, मिडिल चाइल्ड तो बड़ा नेग्लेक्टेड होता है, ऐसी रहमा फील होता है? जी जी। नहीं, मुझे नहीं फील होता। ये बड़ी वेट सी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सब अपने दोनों भाई बहनों के सामने भी कहती हूँ कि मैं तो दोनों की लाडली हूँ। बाबा तो सबके सामने भी कह देते हैं, वो तो कोई फिल्टर। मम्मा थोड़ी सी डिप्लोमेटिक हो जाती है, जिसके सामने होंगी नहीं नहीं तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। लेकिन बाबा नहीं, आज डिप्लोमेटिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल दिल से बातें तो करनी मुझे है। तो बड़ा अच्छा फील होता है। मैं ऐसे ही कह रही हूँ, जब मैं शूट पर होती हूँ तो मुझे मैसेज करती हैं आज तुम चली गई, मैं बोर हो रही हूँ, तुम कब आओगी। तो मुझे तो फुल अटेंशन मिलती है घर पे, तो मुझे मिडिल चाइल्ड वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अच्छा, रहमा से बड़ी जो है वो बहन है या भाई है? बहन है। अच्छा, बहन है। फिर जब रहमा पैदा हुई थी, मुझे जरा तब बताएं कि क्या फीलिंग्स थी। हाँ, रहमा ने ऐसी आंखें बताया ना जरा, क्या था ये, कोई क्या आपके पीछे स्टोरी है, मुझे बताएं क्या थी? जी, स्टोरी ये है हमारी कि एक इनकी बहन है बड़ी, उनके 4 साल के बाद रहमा हुई है। तो जब रहमा होने वाली थी तो हम बेटा चाह रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, जो चीज़ नहीं होती आपको उसकी होती है, तलब होती है उसकी। तो लेकिन फिर ये हो गई तो थोड़ा सा मैं वो हो गई थी। तो उस वक्त इनके बाबा ने, मेरे दोस्त आए हुए थे एक दफा मेरे घर पे ना, हम सब दोस्त बैठे थे, तो अम्मा ऐसे फ्लो में कह गई कि यही वाली स्टोरी बताई थी कि पहले सबीन हो गई थी तो फिर हम चाहे थे कि बेटा हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए, बेटा बेटी दोनों हो गए, बट ये हो गई तो हमने पाल लिया। मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या बात है। अगर आप बताएं जब ये पैदा हुई थी आपकी क्या तासुरात थे? उन्होंने कहा ये तो थोड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये कॉर्निश हॉस्पिटल अबू धाबी में पैदा हुई थी और जो है ना जब ये हुई तो महंगी बच्ची ना। हाँ, पैदा हुई। हाँ, बहुत हसीन थी ये, ओए होए बहुत गोरी और जो है ना पहचानने में नहीं आ रही हमारी बच्ची है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अच्छा, जैसे ये फिर आपने इनको ये नहीं कहा कि भाई क्यों ऐसी बात कर रही हो, मतलब अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटी दी है। वो अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की देन है, बेशक। हाँ, बेशक। लेकिन वो आंटी की बात भी सही है, लोगों की होती है कि चले जी बेटी हो गया, बेटा हो गया, हमारी फैमिली कंप्लीट हो ख्वाहिश जाएगी। तो सबकी होती है, उसमें हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जब बड़ी हो गई तो जिस फ्लैट में हम रहते थे नीचे ही ग्रोसरी शॉप थी, तो मैंने उसको कहा था कि ये जो भी आके चीज खाना चाहे लिख लिया करना। हाँ। तो पैसे बाद में बाकी महीने के एंड में मैं दूंगा। इन्होंने इतना बड़ा बिल बनवा दिया था, अलग खाता खोला हुआ एक पैसे। महीने कोई में। हजारों फिर- दरहम का बिल बनवा दिया था बाबा का, और उसके बाद मैं इतना रोई हूँ। बाबा ने जाके देखा इसका खाता बंद, इसको तुमने एक चीज नहीं देनी। और मैं बाकी साइकिल चला रही हूँ और मैं रो रही हूँ कि मैं अब दुकान नहीं जा सकती और मैं कुछ नहीं ले सकती। बाबा आएंगे ऑफिस से तो मुझे कुछ वो दरहम देते थे रोज के, वो देंगे तो मैं चीजें लूंगी। हर 5 मिनट बाद दुकान पे पहुंच जा रही है। हाँ, ये चेक करें, मेरे दिल को ऐसा सदमा लग गया। मैंने
थैंक यू, आपने बता दी। ये वो चीजें जो मैं लर्न कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। अच्छा, बाबा ने तो ये सोचा होगा क्या ही ले लेगी, कितना ले लेगी, खेलने जाती है थोड़ी सी चीजें, हो सकता है 50-60 दिरहम का बिल आए। हाँ, और मैं समझती थी वो मेरे बाबा की ही दुकान है और फ्री की दुकान है, जो जाओ बाबा ने कहा लेते रहो। और वो हजारों दिरहम का, जब हम वो फ्लैट छोड़ के कहीं और मूव करे थे, तो फिर बाबा ने तो मुझे देखा, दुकान वाले को देखा, बाबा को समझ ना आए क्या करूं। अंकल ने कहा मैं लो जी, मुझे जो फ्लैट जिस हम मूव हो रहा है उसको भी बेच के इसका बिल अदा करना होगा। इसने इतना खर्चा करा दिया। एटीएम के पास से जब कभी हम गुजरते थे, घर के करीब ही था हमारा हेड ऑफिस, यूनियन नेशनल बैंक, तो बोलती थी ये मशीन से पैसे निकालो ना। मतलब बचपन से ना फोकस थी, इसको पता था इसने क्या करना है कि चलो पैसे निकालो। वेरी मनी ओरिएंटेड बच्ची कह सकते हो। पता ही नहीं। आप मुझे बताएं आंटी, मदीहा कैसी थी? आंटी पहले बताएं फिर मैं बताती हूँ। मदिया तैयार हो, जब मैं कह रही हूँ भाई वो तो जो आंटी ने कसम से देखा ही है ना मदिया को। अच्छा मैं बता दूं, जो आंटी है ना, ये बेसिकली खुद एजुकेशन की फील्ड से इनका ताल्लुक है। ये मास्टर से 33 साल हो गए हैं, ये टीचर हैं। और वो इन्होंने जैसे मदिया को देखा ना, मुझे उधर ही आइडिया हो गया कि आंटी ने आज अपनी टीचर वाली आंख स्पेशली इस लम्हे के लिए रखी हुई थी। अंकल कैसे आप? अंकल गुस्से में लग रहे, खैरियत है? नहीं, गुस्से में अंकल इतने प्यारे हंसते हुए लगते, हंसते रहा करें, माइक करीब कर लें। हमारी बच्ची ने हमें तंग नहीं किया बिल्कुल। अच्छा, इतनी मदिया ने तंग नहीं किया? बस ये पैसे लेके जमा करती थी, हमसे फिर ले लेती थी, और अपने पास जमा करती थी, वो फिर ले लेती थी बार बार। हम पूछते नहीं थे कि कहाँ जाते हैं। हाँ, माइक थोड़ा सा करीब कर ले। पैसे लेके आप कह रहे जमा करती। वैसे जितनी भी मदिया नाम की लड़कियां होती हैं, उनके जात के अंदर एक बैंक होता है, उनको बहुत शौक होता है पैसे जमा करने को, चीजें जमा करने का। तो अंकल ये तो बड़ी अच्छी बात है, कभी पैसे ना हो तो बच्ची से भी उधार ले लिया। ले सकते ना। अच्छा मुझे बताएं अंकल, ये भी क्योंकि आप लोगों के मास्टर से आपके 4 बच्चे हैं, और ये भी जो है ये सेकंड लास्ट है ये? नहीं, हाँ थर्ड नंबर पे हूँ, सेकंड लास्ट हूँ। ठीक है, सही है, मैं कंफ्यूज हो गई क्या। तो अंकल मुझे बताएं, और ये आपकी 2 बेटों के बाद बेटी थी, तो जब ये पैदा हुई थी, पहली घर में बेटी आई थी, तो क्या तासुरात थे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बोला फैमिली हमारी मुकम्मल हो गई है, बहुत खुश हुए थे हम कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी भी दी है, 2 बेटे दे दिए, तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि उसको बयान नहीं कर सकते। आंटी आप मुझे बताएं, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब आपकी बेटी हो ना, तो फिर आपको बेटी की ऐसी तलब होती है कि अल्लाह में बस मुझे बेटी दे दे जो मुकम्मल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मुझे 2 बेटियां अनायत की है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार की, उसने मुझे पहले नेमतों से नवाजा। तो उसके बाद जब बेटी पैदा हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरी पूरी फैमिली वाले खुश थे, कहने के नहीं आज खान साहब की फैमिली जो है मुकम्मल हो गई है। तो खान साहब की फैमिली मुकम्मल हो गई है। अब जाहिर मैंने भी कहा ज़ाहिर एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, सुबह जाना, फिर 2-3 बजे तक घर आना, फिर बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। और फिर माशाल्लाह मेरे सास ससुर भी साथ थे, वो भी तकरीबन जब तक ज़िंदा हैं वो मेरे साथ ही रहे हैं। अब माशाल्लाह तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। बहुत कमी महसूस करती हूँ मैं उनकी। लेकिन ये है कि मेरी एक बहन है ब्लाइंड है, तो वो मेरे साथ रही हैं। उन्होंने इनकी परवरिश में मेरा बहुत साथ दिया है। वो देख नहीं सकती, वो घुटने पे हाथ रख के चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक बेहतरीन मेरी बहन होने का और इनकी बेहतरीन माँ होने का किरदार अदा किया। उन्होंने ही मतलब पाला तो असल में अल्हम्दुलिल्लाह बहन नहीं पाला है। मतलब वो हमें, मुझे लिटरली अभी भी याद है, छोटे होते थे वो डराती थी हमें हैंगर से पारा पढ़ना है और ट्यूशन जाना है। टाइमिंग, हाँ, मतलब उनको पता, डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए। मैं सुबह यकीन जाने बेटे कि इनको रेडी करके, बच्चों को 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, फिर चारों को मैंने स्कूल भेजना, स्कूल भेजने के बाद इनके फिर मैंने स्कूल के लिए निकलना। और मैं स्कूल भी जाती थी बल्दिया टाउन, और जो कि मेरे घर से तकरीबन जो है 25 किलोमीटर दूर है। तो ये डेली की रूटीन थी मेरी। ये है कि बेटों ने भी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। सबसे बड़े इनके भाई हैं अहमद खान अजहर, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और ऐसे उन्होंने माशाल्लाह तकरीबन कोई 7th क्लास के स्टूडेंट थे, उन्होंने नात कंपटीशन में माशाल्लाह फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। उसके बाद ये माशाल्लाह सिंगिंग भी बहुत अच्छी हैं, गाने में भी बहुत अच्छी हैं, और नात में भी बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। फिर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, मेरी अम्मी को क्लास दे दें आप। इतना प्यार, कितनी देखो साहब ने तारीफें करी, मेरी बच्ची इतनी अच्छी सिंगर भी है, ये वो। तो कह रहे मैं अपनी अम्मी को भी क्लास दिलवाऊं कि अम्मी भी हमारी तारीफें हल्की सी करें। नहीं, मैं आपको बताऊं, अम्मी स्टार्टिंग में जब मैं अम्मी को, मेरा समझे यूनिवर्सिटी लाइफ तक ना, अम्मी ऐसी, मतलब अम्मी जो मुझे लगता था अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, मुझे ऐसा लगता था। और पैसे वैसे का कांटेक्ट पापा से ही होता था मेरा।
अम्मी हमेशा से ही बैंक वो था ना, बैंक बैलेंस, लेकिन अम्मी मुझे हमेशा से ऐसा लगता था बहुत गुस्सा करती हैं या डर लगता था। अम्मी का एक डर था बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब खुद भी माँ बन गई हो तो आइडिया होगा ना कि माँ क्यों गुस्से में रहती है, बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है। एग्जैक्टली माँ बेचारी है भी, मतलब बाप कहते नहीं हमने अपना ताल्लुकात खराब नहीं करने, वो माँ बेचारी लगी रहती है डांट हाँ, पीट में। तो ये था अम्मी में स्टार्टिंग से, लेकिन अब आके कुछ चीजें बदल गई हैं क्योंकि अब शादी भी हो गई है। लेकिन पहले मुझे लगता था अम्मी बहुत गुस्सा करती है, डर लगता था, बहुत डरती थी मैं। नहीं दरअसल देखने वाले ये समझते हैं कि मैं ना बहुत जो है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपको पुलिस में होना चाहिए था। हालांकि मैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि देखने वाले ये समझते हैं कि ना मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत उनको लगता है अच्छा डिसिप्लिन कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों ने वाकई, मैंने जो डिसिप्लिन कायम किया उन्होंने इस पे अमल किया। मेरा बहुत शौक था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको मीडिया का शौक था। अच्छा इन्होंने मेरा शौक तो पूरा किया ही किया, और अपना शौक भी साथ में, और हमें खबर ही नहीं हुई। लेकिन हमें अलाउ नहीं था, मेरी फैमिली में अलाउ नहीं था 5 साल तक, जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी मुझे अलाउ नहीं था सोशल मीडिया यूज करना। मेरे भाइयों की तरफ से स्ट्रिक्टनेस थी। बड़े भाई मैं लिटरली अपना अकाउंट बनाती थी और मेरा भाई वो अकाउंट हटा देते थे। हाय अल्लाह, बंद करिए पूरी इसे। नजर थी कि हाँ, वो कहते थे बेटा पढ़ाई करो, बहुत प्यार से मुझे समझाते भी थे, बोलते थे बेटा पहले पढ़ाई करनी है आपने। मुझे ये बताएं कि आपका वैसे क्या शौक था। और मैं क्या कह जनाब, एक और कि मैडम के एजाज में बात भी है कि वो कहते हैं ना जो हाई जंप, हाँ जी, तो वो बड़ी जबरदस्त बात है कि वो आपको कब से शौक था? जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मुझे एयर हॉस्टेस बनने का शौक था, बड़ा वियर्ड से शौक था। मैंने कहा एयर हॉस्टेस बनूंगी या मैं आर्मी में लोग चली बनना जाऊं। चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया की सैर कर सकें। हाँ। उसके बाद बड़े होते होते मेरी बहन डॉक्टर बन रही थी, तो मम्मा ने कहा उसकी किताबें तुम इस्तेमाल कर लेना, तुम भी डॉक्टर बन जाओ। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, किताबों की मैंने कहा ऐसे पूछा बेटा तुम क्या हाँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता था मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। फिर भी अंडर द इन्फ्लुएंस मैंने बायोलॉजी ले लिया था 9th में। तो तब पढ़ने वाले होते हैं सारे ही बच्चे 9th में पढ़ने, तो मैं पढ़ गई। ट्यूशंस में भी डाला होता है घर वालों ने। हाँ। तो हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा इतना भी नहीं मैं अच्छा कर रही तो मैं नहीं कर सकती, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग ले ली उसमें इंटर में। मेरा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन भाई फिजिक्स केमिस्ट्री इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल था। और मतलब और दुनिया तो रहती नहीं है फिर आपकी। नहीं, प्री इंजीनियरिंग बेटा कोई आसान बहुत बहुत मुश्किल है, इंटर का तो खास तौर पे बहुत है, मेरे बच्चे तो कर चुके हैं ना, मैं बिल्कुल जानती बहुत हूँ। ज्यादा। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो पहले मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था, अल्लाह का शुक्र नहीं बनी, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो आई एंडेड अप विद कंप्यूटर साइंस, तो वो हो गया। बट देन कहीं ना आपको पता ही होता है कि मेरी पर्सनालिटी ना उस फील्ड से बहुत डिफरेंट थी। मतलब मैं इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में इकलौती लड़की थी जिसको फिर पूरी यूनिवर्सिटी बोलती थी कि यार ये कॉन्फ्रेंसेस भी करा रही है, ये होस्टिंग भी कर रही है, ये इवेंट्स भी करा रही है, तो ये तुम इंजीनियरिंग की हो, तुम तो फैशन डिजाइनिंग की लगती हो, तुम आर्ट्स की लगती हो। वही लोग करवा रहे होते हैं सारी, वो उनके पास टाइम होता है। क्योंकि नहीं जाते ना, मैं कल भी बात शो में बात की थी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं ज्यादातर लड़कियों को नहीं होते। तो मैं कर रही होती तो मैंने सब कुछ किया उसमें। फिर मैंने स्पोर्ट्स ना यूनिवर्सिटी से पहले जब ब्रेक मिलता है मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था। मैंने वही कंटिन्यू किया। मैंने कहा एक्टिविटी तो मिलेगी, क्लासेस से तो कुछ निकलने का बहाना मिले, मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए भाई। तो वो करते करते मैं पाकिस्तान नंबर 2 बन गई। पूरा मैंने इतने अच्छे लेवल पे खेला, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने, जिसका मैं क्रेडिट देती हूँ ऑनेस्टली। तो बैडमिंटन करते करते फिर मेरी हाइट की वजह से, और मैं फ्रंट पे अटैक करती थी, लेकिन मैं लंबी हूँ तो यूजुअली टॉल लोग पीछे खेलते हैं, बट मैं फिर भी मेरा अटैकिंग गेम था और मैं फ्रंट पे होती थी। तो एक दिन मुझे सर बिलाल होते थे, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला इसको नीचे भेजो हाई जंप के लिए। तो मैं, मेरे सर असद होते थे बैडमिंटन के, मैंने कहा सर क्या है, मैं बैडमिंटन करती हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं करना ना। मैं गई और मुझे पता नहीं था कि हाई जंप क्या होती है, और तब भी मैंने कोई 3.5-4 फीट कर लिया था विदाउट ट्रेनिंग। तो फिर उन्हें कभी नहीं पता, अंकल बचपन में कूद दिया तो नहीं मारती तो नीचे वाली शॉप में वहीं से कूद के जाती हो? नहीं छलांग मार के, ऐसा कुछ छलांग मार के ऊपर आई वापस। नहीं, बस सडनली कुछ ना कुछ बन जाता है बंदा। हाँ, मैं बताती हूँ इसकी वजह से भी इसका मेरा बैकग्राउंड है। तो उसके बाद ना फिर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, फिर मैंने स्टेट लेवल खेला, मैंने नेशनल लेवल खेला, फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल खेला, और मेरी इंटरनेशनल रैंकिंग 18वीं आई थी पाकिस्तान में, और मैंने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था अंडर 25 का हाई जंप में। वाओ। तो और बाबा जो कह रहे हैं कुछ ना कुछ इंसान, बाबा ने खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, मेरी बहन ने स्टेट लेवल हॉकी खेली हुई है। तो अंकल आपने फिर आगे इसको परस्यू क्यों नहीं किया? नहीं, वो मैं खुद ही इस तरफ आ गई। हाँ, मतलब अब देखिए बहन ने हॉकी खेली हुई है, ये मास्टर्स से इनका हाई जंप में पाकिस्तान में 2nd नंबर पर इनकी रैंक है। अब्बा ने इनके जो क्रिकेट में है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है, यानी कि स्पोर्ट्स से जनाब बड़ा इनको ताल्लुक था। तो मुझे बताएं अंकल कि फिर आपका ऐसे नहीं था कि ये भी कोई स्पोर्ट्स में जाके नाम रोशन करें? ये जो इंजीनियर बनी है ये तो जैसे मैं पता चल गया कि अम्मा ने कहा किताबें पढ़ी हैं। माँ का
हाथ है गाना। नहीं मदीहा, मैं बात करना चाहूँगी। जी, जी। स्पोर्ट्स के मैदान के लिए ना हमारे पास जो है ना ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं है। हमारे बच्चों को खेलने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो नहीं है मौजूद। मैं खुद एक टीचर हूँ, आप बिलीव कीजिए कि हमारे स्कूल में कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही नहीं की जाती है। और स्कूल में तो स्पोर्ट्स का मुझे लगता है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो है मैंने बीपीएड किया हुआ है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की टीचर भी हूँ मैं, जो कि डायरेक्ट 17 ग्रेड है और 33 साल हो गए और मैंने 2004 में किया था बैचलर का, और आज तक हमें जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। वहीं के हमने इसलिए किया था कि हम जाहिर है उसमें स्पोर्ट्स में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट 17 है तो हम उसमें वो हमें उधर प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। जो आपकी मुल्क की जो है वो सॉफ्ट इमेज को काफी आगे रखती है। पता है मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारा मुल्क ना एक बहुत सारे अच्छे एथलीट्स को जाया कर रहा है। बिल्कुल। हमारे चाइना को देखें, इंडिया को देखें, हम साथ ही आजाद हुए थे। उन लोग का स्पोर्ट्स का लेवल, मतलब उनके, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में कोई भी वेरीफाइड अकाउंट के साथ एथलीट नहीं है। आई डोंट थिंक सना मीर का भी है कि नहीं, आई डोंट नो। वो हाँ, she is, हाँ, ओके, उनको ठीक तो है। तो वो ट्विटर पे उनकी है, हाँ, उनकी वो अच्छी है presence तो है। दिस इज, और अगर आप इंडिया में देखें माशाल्लाह से उन लोगों ने अभी गोल्ड कोस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में होता है उसमें उन लोगों ने पोजीशंस ली हैं। ली चेंग के सामने बैडमिंटन के अंदर नंबर 1 नंबर 2 दोनों मेडल्स फर्स्ट और सेकंड इंडिया के पास। लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि अगर हमारे पाकिस्तान से जितने भी स्पोर्ट्समैन जाते हैं, स्पोर्ट्सवुमेन जाती हैं, कम सहूलियात के बावजूद जब वो इतना जबरदस्त काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई अगर चीजें अच्छी होती तो फिर ये क्या कुछ कर लेते। अच्छा, मुझे ये बताएं जरा कि शरारतें आपने बताया कि मदिया आपने कहा शरारतें नहीं थी और आप माशाल्लाह से अच्छी शरारती थी। आपने किन किन चीजों से, किन किन औजार से आपने मार खाई, अगर खाई है तो? ओह गॉड, मैंने बहुत मार खाई है। नहीं फर्क नहीं आप मैंने कहा ना, आज झूठ नहीं बोलना। मम्मा स्क्रिप्टेड सोच कर आएंगे, ये पूछूंगी तो ये कह दूंगी, बुरा नहीं लगता। हर चीज से घर का कोई बर्तन कुछ भी नहीं बचा। क्या चीज सबसे आपकी फेवरेट कौन सी चीज होगी? मेरी फेवरेट मम्मा की ब्लैक वाली चप्पल। कम हल्की लगती थी वो? नहीं भाई, मम्मा ने ना मुझे मारा तो पता नहीं कि वायलेंस में ना शुमार हो जाए, जिस तरीके से मुझे मारा था। बात आगे चली। ये तो अम्मा की बचपन की बात ही, पता नहीं बाबा के कोई फैमिली के अंदर ना दावत थी, पता नहीं मैं जाना चाह रही थी या नहीं जाना चाह रही थी, किसी एक बात पे मैं जिद कर रही थी और पूरी फैमिली को जाना था। कितने साल की होंगी? ये स्कूल में थी, छोटी थी, 10-11 साल की। तो 10-11 साल की बच्ची को आप अकेले तो घर में नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब हम इनको बहुत राजी कर रहे हैं कि आप भी चलें, आप भी चलें। हम लोग सब तैयार ही, इनको जाना नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर आपने क्या निकाला? आपके पास क्या था? आपने चप्पल हर चीज का इलाज चप्पल निकाली और मेरे पूरे ब्लू स्पॉट्स पड़ गए। इतना मारा था, फिर मुझे गुस्सा बहुत। मैं रोते कह रही हाँ मैं जाऊंगी, फिर लेकर गई मैं इनको। फिर आप वैसे गई? हाँ, मैं रोते गई। ब्लू कलर का ब्लश ऑन लगा के। इसके अलावा और किस घर में किस चीज से मारा? अच्छा, मुझे मम्मा ने जितना मारा है ना वो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बहन देख रही है ना तो उसने मुझे जितना मारा है, बहन ने, मैं बता नहीं सकती। भाई बड़ी बहनों को क्या मसला है? मम्मा पे चली गई मुझे लगता है। बड़ी बहन ने मुझे जितना मारा है ना, तो उसकी मार के बाद ना मैंने कसम खाई थी मैं अपने भाई को नहीं मारूंगी। मतलब ये तो सदमे लग गए थे मुझे कि इतना क्यों मार दिया मुझे। तो उसने मुझे बहुत मारा है। मतलब उसने, अच्छा वो क्या करती थी, अब जैसे अगर अहमद मेरा छोटा भाई है तो एक होता है ना कि भाई है, दुश्मन थोड़ी है। अगर गुस्सा आ गया तो अगर मैं उसे धक्का दूंगी तो मैं देख लूंगी कोई कोना ना हो, कोई स्टूल ना लग जाए उसे। वो देखती थी कि कहाँ लगेगा और वही धक्का। अब मेरी उससे लड़ाई हो गई तो मैं रो रही हूँ, मम्मा ने सबको चुप करा दिया। मैं किचन में गई हूँ पानी पीने, मुझसे पानी गिर गया है। तो उसने देखा है पानी गिर गया, उसने आके मुझे धक्का दिया कि पानी है तो गिर जाएगी। और मैं गिरी अपनी बाजू पे, मेरे 15 दिन वो फ्रैक्चर वो लगा रहा क्योंकि मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया था पूरा। अल्लाह। और फिर वो कहती सॉरी ये तो ज्यादा हो गया। ये तो मैंने कहा ये क्या बात है? वैसे मेरा बाजू मेरे छोटे भाई ने तोड़ा था इसे। छोटा भाई याद है, लेकिन बिल्कुल बाकी है। और बाकी कभी कभी बड़ी बहनें जो है ना वो बड़ी कुटस फेरती माँ बाप से भी ज्यादा। आंटी आपने कुट फेरी है? बड़ी बहन हूँ। ये बड़ी बहन है, लेकिन मदिहा बेटा इन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, ये मुझे मौका ही नहीं दिया इन्होंने। आप आंटी को नजरों से जैसे आपने आपके साथ देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी निगाह को पहचानती थी। हाँ बिल्कुल हकीकत बात है। इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इनको डांटूं या इनको मारूं, क्योंकि इनका टाइम टेबल इतना सख्त था ना, इनका शेड्यूल जो था, सुबह स्कूल, 2 बजे मस्जिद, मदरसे से ट्यूशन, और उसके बाद आने के बाद इन्होंने जो है चेंज करना है और रात को 9 बजे से पहले कसम से अपना बचपना याद है। बाकी मतलब माँ बाप की पता नहीं क्या पॉलिसी होती थी कि बस इतना उनको थका दो इनको कि बस ये सो जाए ना और कुछ करे ना। अच्छा मुझे बताएं कि मदिया की मैंने आंटी की नजरें देख ली हैं, तो कभी आपके पास आंटी मतलब नजरों से बचने के लिए ऐसा क्या देखी ना आप इनको?
मतलब अम्मी देख रही मैं नहीं देख रही इनको, कभी ऐसे किया आपने? हुई होगी ऐसी कोई चीज जो अम्मी मना कर रही हूँ और मैं वो करना चाह रही हूँ ताकि अम्मी मना ना कर सके। हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली याद नहीं है। हाँ, ये होता था कि यूनिवर्सिटी से अगर मैं लेट आऊँ, 4 बजे यूनिवर्सिटी का ऑफ होता है, तो आप 4:15 बजे 15 मिनट घर आने में इतना ही टाइम लगता है। किधर है बेटा अब? और मैं अपनी दोस्तों के साथ लिटरली कहीं नहीं जा सकती थी। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पता है क्या करती थी, 1-2 क्लास बंक करके अपनी दोस्तों के ये बातें अब बता रही है जब उनकी शादी हो चुकी और आंटी अब कुटस नहीं फेर सकती ना, क्योंकि क्या करे अब तो बच्ची पढ़ाई करती होगी। तो फिर भी मौका मुझे भी ये था कि अच्छा, पता इनको है कि ये बंक करके कहीं जाना है, इनको सब पता है। अच्छा, अंकल सख्त है? अंकल से डांट जरा पड़ी? नहीं, इतने ज्यादा सख्त तो नहीं थे। सुबह ड्यूटी पे जाना है 8 बजे और शाम को 7 बजे घर आना, तो फिर वो कैसे देखेंगे? वो हम ही देखेंगे इनका स्कूल, इनका कॉलेज, इनका आगे पीछे का ध्यान रखना, फोन पे फोन कहाँ है। मतलब ये 4 दोस्त आप लोग गुड कॉप बैड कॉप में आप गुड कॉप थे? आप अच्छे बने हुए थे ज्यादा? नहीं, अच्छे नहीं है। असल में हमारी ड्यूटी सुबह जाओ और शाम को आओ, इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इन्होंने हर जिम्मेदारी जो है ना, फिर आप इतने थके होते थे, आप कहते हो मैं बड़ा थका, मेरा हाथ थका हुआ, तुम ही खुद जाके उसको चपेट मार के आ जाओ। नहीं, रात में कहीं अगर रात में 10 बजे का प्लान है तो नई गाड़ी नहीं निकल सकती। गाड़ियों में ट्रैकर लगवाए हुए थे ना हमारी, मतलब मुझे गाड़ी दी तो ट्रैकर के साथ दी। महात के मेरे भाई के पास गाड़ी है तो ट्रैकर के साथ है। वो तो मुझे पता है अहमद भाई गाड़ी कहाँ मूव कर रही है, चाहिए हमें तो हर चीज़ ट्रैकर के साथ ट्रैकर ये लगेगा। तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं, पता होना चाहिए कि बच्चे निगाह में होते थे कि कहाँ है। सही है, ठीक और है। बच्चों को भी ये डर खौफ होता था कि अगर हम कहीं वो मिसबिहेव हो गया या कोई मसला हो गया तो हम तो पकड़े जाएंगे। डीएचए की जहाँ पे बात आई ना, अच्छा आज तुम लोगों ने वहाँ जाना है, गाड़ी का है। ये ज्यादा कौन करता था? अंकल करते थे, आंटी नहीं ना, करती थी? पापा के पास है ना ट्रैकर, कॉल आ जाती है ना गाड़ी कहाँ जा रही है। तो उसी वक्त जैसे फोन आ रहा था तो जान निकल जाती होगी। मैं ऐसे काम ही नहीं करती थी। अच्छा। भाई की इतनी दफा पिटाई हुई है। मेरा छोटा जो है ना, छोटा बड़ा बेटा भाई मेरा। मतलब मुझसे बड़ा है। छोटा बेटा जो है वो गाड़ियों का दुश्मन है। उसने यकीन जाने तबाही की हर गाड़ी की, वो इतना शौकीन मिजाज है गाड़ियों का। उसने बचपन से मुझे तंग किया हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान मुझे यानी कि 3 नंबर वाला बेटा, 2 नंबर वाला जो बेटा ना, उन्होंने परेशान किया। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मदिहा से बातें हो रही थी कि मदिहा को कैसे मिला उनका जीवन साथी, क्योंकि अम्मी ने तो बड़ी सख्ती की हुई थी। अब कहाँ यूनिवर्सिटी में कोई मिलना था, तो फिर मदिहा ने बनाई कोविड में एक रिपोर्ट बनाई आपने? नहीं, कोविड में मैंने एक वीडियो बनाई, टिकटॉक का अकाउंट बना लिया था मैंने अपना, इंस्टाग्राम भी बना लिया था, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। एक वीडियो बनाई थी कि हम कोरोना में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वहाँ से एहसन जो थे वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर थे और सबसे ज़्यादा फॉलोइंग भी उनकी थी। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, तो मैं उन्हें वैसे ही पसंद करती थी। इत्तेफाक से उनका मैसेज आया कि कैंपेन है, वुड यू लाइक टू डू, ऐसा है, आप अपना बजट कोट कर दें। एक्चुअली वो मेरी लाइफ की फर्स्ट कैंपेन थी जो एहसन ने ही करवाई थी। अच्छा, पेड कैंपेन थी? हाँ, पेड कैंपेन थी। तो वहाँ से मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एहसन का मैसेज आया, इनकी तो मैं वीडियोस देखती हूँ। मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बताया कि देखो एहसन का मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन कैंपेन का मैसेज आया है। तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया। यहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी, रिप्लाई किया, थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई। हाँ, फिर एहसन मुझसे मिलने के लिए कराची आए थे एक्चुअली, लेकिन वो आज तक मानते नहीं है। अच्छा, हाँ। तो वो मिलने के लिए कराची आए, फिर हमने शो किया एक साथ, 6 महीने एक साथ शो किया, एक दूसरे को थोड़ा सा जाना पहचाना। और शो कहाँ पे किया आप लोगों ने? फैसल कुरैशी का शो था, खुश रहो पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। हाँ, वहाँ पे हम दोनों मिले, मुलाकात चैनल पे। फिर वो लोगों को तो आइडिया हो ही जाता है। फिर अम्मी को इजाजत कैसे मिली आंटी से वैसे, ये बताओ? टीवी की वो कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था अपना। मैं हाउस जॉब करी थी। हाउस जॉब में ना सब कुछ बंद था। मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना होता था, और हॉस्पिटल उसमें लियाकताबाद में वहाँ थी। हाँ, तो तब वो हॉस्पिटल जाना होता था, मेरे पास टाइम था। अब पापा के पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारी चीजें तो वो देख रहे होते हैं। आप भी टिकटॉक पे हैं? नहीं, अंकल आप और मैं एक ग्राउंड पे, मैं भी टिकटॉक पे भी यूट्यूब वगैरह सब देख रहे होते हैं कि मदिहा व्लॉग्स क्या बना रही है, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है। पापा मतलब अपडेट होती है। अब एक दूसरे को जाना पहचाना आहिस्ता आहिस्ता करके अम्मी को बताया। वहाँ पे एक स्टोरी है कि अम्मी ने मेरी जो है मंगनी कहीं और करवानी थी। अम्मी कह रही थी कि भाई तुम्हें नहीं मिल रहा ना, नहीं समझ में आ रही है ना कोई, अब मेरी बारी है।
दोनों मुझसे लड़ पड़े। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती वहाँ। मैंने ये बात बोल दी कि मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। पापा ने अम्मी को बोला ये कौन होती है बीच में बोलने वाली, जब हम करवा रहे हैं हम कह रहे हैं। हाँ। ये बात हुई थी। बस फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को प्यार से बोला अम्मी ऐसी ऐसी बात है, एक बंदे को मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर अम्मी ने पापा को मनाया, लेकिन वो लाहौर में रहते थे क्योंकि ऐसा। हाँ। तो ये एक थोड़ा सा असल में दिया ने ना सरसरी उससे कहा कि अम्मी एक है तो अगर आप पहले देख लें, मुलाकात कर लें, अगर आपको बात समझ में आती है तो ठीक है। क्योंकि वो लड़का भी दुबई में था, बहुत अच्छी फैमिली थी, मैं उनसे मिली हूँ, मेरे बच्चे भी मिले, पूरी तमाम बातचीत हो गई थी तकरीबन। अब बीच में इन्होंने कहा कि नहीं अम्मी एक है तो अगर वो देख ले, वो मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन ये कि इन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैंने कहा बेटा आप मुझे मिलवा दीजिए। हाँ। तो ऐसे जब मिलने के लिए आए हैं, कराची आए हैं ना, तो इनको नहीं बताया कि हाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो आए हैं तो फिर इनकी दोस्तों के साथ वो घर पे आए हैं। हाँ। ठीक है। अब मजीद में तुम्हारा कसूर है क्योंकि तुमने तो उनको कहा था, जब पूछा था कि कोई लड़का पसंद है, नहीं फिर मैं खुद इंतजाम करना पड़ेगा। जब उन्होंने इंतजाम कर लिया तुमने लड़का लाके कह दिया कि मैंने इस लड़के से शादी। समझ ही नहीं आया कि ये क्या किया लड़का पसंद नहीं। आंटी का तो सुनी मैं, अंकल आंटी आपके साथ, तो इतनी मुश्किल से उन्होंने अच्छा लड़का ऐसा ढूंढा, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे भी आजकल बड़ा ट्रिक करते हैं माँ बाप को। लेकिन अम्मी से पूछें, लेकिन एहसन जैसा लड़का कहीं पे भी नहीं है। अम्मी से पूछें, आप पूछ ले दोनों से। नहीं नो डाउट, जब मैंने एहसन को फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने बहुत पसंद किया उसको। मैंने कहा नहीं मदिया अम्मी ने कहा बहुत अच्छा है। अंकल ने क्या 3-4 दिन तो हम लोग परेशान थे कि लाहौर में तो शादी करनी नहीं। वो फिर बाद में इनसे बात की ना। हाँ सबसे क्यों अंकल लाहौर में क्यों नहीं करनी थी शादी? सफर का दूर का आना जाना, ईद आती है एक और सेलिब्रेशन होती है, बच्चे बहुत सी चीजें होती, शादी पे जाना होता है, तो यहाँ से जाना वहाँ से आना हो जाती। अंकल मैं करती हूँ, यकीन माने। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं माने नहीं थे। तो 3-4 दिन तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर बेगम ने कहा कि नहीं बस नहीं, जब इन्होंने वो किया ना तो मैंने कहा भाई जब जाना है तो रात को पैक किया सामान, सुबह गाड़ी निकाली। क्या पता अंकल की शादी होती, वहाँ पे तो दुबई जाना था ना, अगर वो दुबई में हो जाता वो भी तो दुबई जाना था, लाहौर चली गई तो कोई बात नहीं, था ना। हाँ था दुबई। तो बाय रोड हम लोग गए, फिर मैंने बेटे को लिया साथ में, पूरी फैमिली गए, मदिया को भी साथ लिया। वहाँ गए, जाके जाते ही तकरीबन हम पहुंचे हैं तो शाम को 4 बजे हम उनके घर गए। मैं गई हूँ एहसन के घर, तो मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, पढ़ी लिखी फैमिली, उनके वाले साहब डॉक्टर हैं, बहनें माशाल्लाह उनकी ग्रेजुएट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी पसंद आ गया। तो बात तो मैंने वहीं डन की, वहीं डन किया। दूसरे दिन वो आए, इनके एंगेजमेंट कर दी हमने। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी दोस्त है, उनके घर हम ठहरे थे। अच्छा। मंगनी की, मंगनी करके हम घर आ गए और उसके बाद फिर अब आंटी कहती है कि मेरा वो दामाद बड़ा प्यारा दामाद है। आप मुझे बताएं आपका क्या प्लान है रहमा का? रहमा का अभी तो ये कुछ काम करना चाह रही हैं, तो इंशाल्लाह ये रहमा ने आप लोगों से कुछ टाइम लेके मुझे भी काम करने दे। हाँ, पहले तो ये शादी करने पर तैयार ही नहीं थी, इनको करना ही नहीं थी शादी। अच्छा, हाँ क्यों? फिर बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता ये वैसे हाँ, हम लोग बहुत परेशान होते थे कि मतलब एक की शादी करें, बेटी है तो शादी तो करनी है। आंटी रिश्ते तो बहुत आते होंगे, प्यारी थी माशाल्लाह, लेकिन इनको करनी ही नहीं थी, शादी ही नहीं करनी थी। अभी 3-4 साल पहले तक तो इनका कोई इरादा ही नहीं था। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि भाई शादी भी एक ज़रूरी चीज़ है, करियर अलग है, आपका जो भी है। फिर ये थोड़ा राजी हो गई हैं। अब ये टाइम दिया मैंने इनको 2 साल का। 2 साल का। अच्छा अंकल कैसा वैसे आपको दामाद कैसा चाहिए ये बताएं? पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो, खानदानी हो और जो ना वेल सेट हो। एक और चीज अंकल, लंबा भी हो। हाँ जी, वो तो लाज़मी है। ताकि हील पहन सकें। सोचे कोई अभी तक कोई आपको ऐसा रिश्ता आया जो लड़का आपने कहा कि हाँ ये लंबा लड़का है, हमारी बच्ची हाइट तो अच्छी है ना आपकी? हाँ तो अच्छी खासी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप काम कर रही होती हैं, जब आप एक्टिंग कर रही होती हैं, तो उसमें हमारे सिर्फ कुछ चुनिंदा पुराने एक्टर्स अगर हम निकालें तो वो लंबे हैं, टॉल हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें अली सफीना के साथ मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैं थ्रू आउट अली सफीना को कहती रही कि अल्लाह का शुक्र है मुझे फाइनली कोई एक्टर मिला जिसको मैं यूं करके तो देख रही हूँ, वरना मुझे अपनी हाइट कम करनी पड़ती है उनके साथ। कैमरा एंगलिंग पूरी चेंज होती है। मुझे एक्टर्स बोल रहे होते हैं हील्स नहीं पहनो इस सीन में, मैं कहती हूँ ये क्या बात है। इवन लड़कियां, खैर लड़कियों के तो छोटी, मैंने अभी इकरा अजीज के साथ प्रोजेक्ट किया है और मैं कहती हूँ इतनी छोटी सी क्यूट सी पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, बड़ा मजा आया। लेकिन फाइनली मुझे अली सफीना के साथ काम करके अच्छा लगा कि वो एक अच्छी हाइट के मुझे लगे। हाँ लंबे, कोई अच्छी हाइट कोई लंबा। इनफैक्ट मैं मिड प्रोजेक्ट उन्हें कहती थी अली भाई आप इतने लंबे क्यों हैं, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इस इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है मेरी हाइट तक लड़का। अच्छी बात है ना कि कोई लंबा, इतनी खुशी होती है क्योंकि लंबा लड़का वैसे आपने आसपास देख लिया। हाँ मेरी भी आपसे मैं 5'10" थोड़ी सी। अच्छा मुझे ये बताओ वाकई
रिश्ते में आंटी बड़ा मसला होता है, लंबा लड़का ढूंढना भी एक बड़ा टास्क है। पढ़ा लिखा तो एक साइड पे, लंबा भी होना जरूरी। अच्छा, मैं जरा आप लोगों के साथ कुछ सवाल करने जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से, फिर आपने उसका जवाब देना है। आप लोगों के हाथ में है बोर्ड्स, ठीक है? तो पहला जो और ये आपके वालिदैन से मुतालिक है, ठीक है? पहला सवाल आप लोगों से कि घर में ज्यादा किसकी चलती है? अम्मी की। ये दोनों जो अम्मी है ना, ये वर्किंग वुमेन भी हैं और क्या मतलब क्या जरा कि ये सिर्फ किचन तक बात महदूद है या हर चीज में, रिश्ते में, घर में, क्या चीज? मतलब मेरे बाबा बेचारे अपने ओपिनियंस देते हैं, हाँ। लेकिन बाबा का ऐसा होता है एटीट्यूड कि वो कह देंगे कि उनकी क्या मर्जी है, हाँ। पर अगर मम्मा ज्यादा वो करें नहीं 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 ऐसे तो सरेंडर कर देते हैं। हाँ, सरेंडर कर लेते हैं बाबा थोड़ा सा। शरीफ अंकल वैसे बड़े मासूम से हैं। क्या मैं अब मेरे पापा को अगर कोई बात मनवानी है तो वो मनवा के रहता है। अच्छा, वैसे अम्मी की चलती है। वैसे अम्मी की चलती है। दूसरा सवाल, कौन गुस्से का तेज है? मैं क्यों सोच रही हूँ अब है अंकल, मतलब मम्मा का मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से का तेज जो मैं समझती हूँ कि हाँ अब मतलब अब डर जाओ, अब चुप हो जाओ, इनसे डर लगता है। हाँ, मम्मा का क्या होता है, मम्मा का क्या, सारी अम्मियाँ ऐसी होती हैं कि हर बात पे डांट देती है ना, तो उनकी डांट भी अब जब हम बेटियां बड़ी हो जाती है तो क्या अच्छा ना मम्मा ये वो, हम फिर हाँ अब बस और बेटी दोनों मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, ऐसी होता है। लेकिन फिर जब बाबा कुछ अगर फिर मम्मा भी कहती है अच्छा अब चुप हो जाओ, अपना बाबा को गुस्सा आ रहा है अभी मत, जैसे बाबा को ना अक्सर जाके घर में भी तंग करती रहती हूँ, कुछ भी नमाज भी पढ़ी होती है तो मैं जाके थोड़ा सा प्यार कर दूंगी, छेड़ दूंगी, कहीं जा रहे कुछ बोल देती हूँ। तो जब बाबा का मूड नहीं होता ना, कभी अगर मुझे समझ में ना आए तो मम्मा कह देती है कि अभी बाबा को मत करो ना, अभी वो चिड़े हुए हैं या कुछ हो रहा है, तो फिर बाबा का मैं कहती हूँ फिर जो गुस्सा है ना असली वाला वो फिर नजर आता है। मदिया अब्बू अब्बू और वो भी अंकल वैसे नजर भी आ रहा है, कुछ है अंकल मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, कौन है जो गलती करके नहीं मानता? बाबा नहीं मम्मा, क्विकली जल्दी। हाँ, बाबा तो बाबा फौरन मान जाते हैं और मुझे भी कभी कभी कहते हैं कि चलो मम्मा को भी हम मना लेते हैं, या मुझे फौरन, मैं मम्मा को एग्जांपल देती हूँ बाबा की कि अगर बाबा से मेरी हो जाए ना, बाबा 5 मिनट पे एक तो भूल भी जाते हैं और आके मुझे मना भी लेंगे या हम एक दूसरे को देख के हंस जाएंगे। मम्मा जब तक पूरा हफ्ता नहीं खींचती ना उस बात को ताने मार मार के, तो मम्मा। आज आप बधिया नहीं, अम्मी अगर वैसे मैं और पापा मिल जाते हैं इस बात में, अम्मी से अगर गलती हो जाए तो अगर वो कह देना कि मैंने नहीं किया तो फिर हम लोग कहते हैं ठीक है, फिर आप लोग सरेंडर कर देते हैं। अच्छा, कौन है जिसकी नींद बड़ी पक्की है? अब्बू की। अब्बू की। ये हम दोनों की। अच्छा, कौन है जिसको बर्थडे याद रहती है, सालगिरह याद रहती है? बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, फिर कोई दूसरी एनिवर्सरी, फिर ये वो सब मम्मा को याद रहता है। अम्मी को याद रहता है। और कभी मिस कर दे तो? और अब्बा? बाबा हाँ, अगर मिस कर दे एनिवर्सरी तो क्या होता है? तो ताने। ओह वेरी गुड। इनके पास भी ताने वाली गोली अगर अंकल मिस कर देते? नहीं, दे टेक दीज थिंग्स वेरी इजी। अच्छा ठीक है, उसको ज़रा सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, कौन है जिसको मनाना बहुत आसान है? अम्मी को। अम्मी को मनाना? बाबा। क्या बात है जी। अच्छा जी, कौन है जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती? अम्मी। अच्छा, ये बात कहीं वहां तक तो नहीं कि आपने अम्मी को मना कि अम्मी प्लीज अब्बू को ना बताइएगा, और अम्मी अब्बू को ही बता देती हैं? नहीं, वो मेरे और मम्मा के ना ऐसे तो सही रहते हैं, लेकिन फिर वो खाला को कॉल करेंगी, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगी, वो सबको बताएंगी, और फिर कहती मैं तो मशवरा ले रही थी। मैं कहती क्यों? मैंने कहा नहीं बताना, मम्मा का ये होता है। मदिया? मेरी अम्मी वैसे बताती तो नहीं अगर मैं मना कर दूं, लेकिन ये है कि अगर स्कूल के अम्मी के कुछ कुलीग्स हैं जो दोस्त हैं, अम्मी उनसे शेयर कर लेती हैं। अच्छा जी, कौन है जिसको फोन का जो एप्स है उसका सब पता है? दोनों को ही जिसको टेलीफोन में जितनी एप्स है सबका पता है? अब्बू को। अम्मी? अब्बू अम्मी दोनों को पता है, दोनों अब यूज करते हैं सोशल मीडिया। अच्छा, कौन है जो फोन पर वीडियोस फुल वॉल्यूम पर देखते हैं? अब्बू। ये क्या, ये सारे अब्बू ऐसे ही होते हैं? सबके अब्बू ऐसे होते हैं क्या? बाबा के तो हेडफोन, हम सब सो रहे हैं और बाबा ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा अच्छा ये न्यूज देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बात हो रही है, और बस कहते हैं बाबा कम करें। अंकल ऐसा क्यों है? आप लोगों को इनकी पीछे से आवाजें चहकती हुई इतनी बुरी लगती हैं कि आप इतनी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं? नहीं, हेडफोन किस लिए लगाया जाता है? हाँ। कि पूरी
पूरी बात सिर्फ वही आवाज आए। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि क्यों ऐसा कि जब हम देखते हैं कि हमारे वालिद साहब को भी जब कभी कॉल आ जाए, बाहर से किसी का फोन आ जाए, तो वो इतना माशाल्लाह से ऊंचा बोलते हैं कि जहां वो बंदे बैठे होते हैं वहां तक आवाज चली जाती है। ज्यादातर अब्बू ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताना पसंद करूंगी इसलिए कि इनकी ये है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, इनकी फील्ड ऐसी है कि इनकी कंपनी में इतना शोर होता है कि ये लाउडली बात किए बगैर रह ही नहीं अच्छा, सकते। अदर देन दैट आंटी वैसे भी है, ये सारे अब्बू बहुत ऊंचे, हेलो हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। जी है ना अंकल, मैं सही कह रही हूँ। देखे सबके होता है, सबके अब्बाओं की एक जैसी आदत है। अच्छा जी, कौन है जो चलता फिरता एटीएम है? हाँ, चलता फिरता एटीएम है। चलते फिरते बाबा से जब मांगो दे देते हैं। जब मांगो दे देते हैं। अच्छा, किसको पता चल जाता है कि कुछ मसला है जब भी आप लोग डाउन हो तो? अम्मी। ऑब्वियसली अभी सख्त कौन है? अम्मी। किसको मनाना मुश्किल है? अम्मी। नहीं, और देखें, और अम्मी को। मम्मा का मैं बताती हूँ छोटी सी बात। जैसे मैं पावर बैंक चार्ज करती हूँ जब मेरे शूट्स पे जाना होता है, हमारी 12 घंटे की शूट होती है, तो ऑब्वियसली मुझे लेके जाना होता है, ये कंपलसरी चीज़ है। मैंने रात को चार्ज पे लगाया, उसके कोई मसला हो रहा है, वो नहीं हो रहा चार्ज। मम्मा सुबह उठी है फजर में ना, तो मम्मा ने देखा है ये चार्ज पे लगा दी, नहीं हुआ, मैं इसको ठीक करके लगा दूँ। बाबा उठे आधे घंटे बाद निकाल के अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। मैं कहूँ, और मैं सुबह कह रही हूँ वो खाली। मैंने आज ही सुबह बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मेरा पावर बैंक क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। ये करते हैं। अच्छा, मुझे पता पूछना पड़ता है, ये खुद ही बता भी देती हैं आगे अगर अम्मी? हाँ नहीं, जैसे अगर आप परेशान हो और इनको पता चल जाता है पहले, तो क्या ये खुद आपसे आके पूछती हैं या फिर पूछ लेती हैं कि नजर आ रहा है तुम्हारी शक्ल से, क्या बात है बताओ? हाँ, क्या बात है बेटा? ऐसे पूछ और फिर लेती बता हैं। देती हैं आप? मैं अब तो सभी बता देती हूँ। आप वो शादी की बात तो ना जरा, हाँ माओ से बता दिला। और आपका क्या सीना, ये पूछती हैं आपको? मम्मा को तो फौरन पता चल जाता है, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो मैं भी फुल दिल खोल के मम्मा से ना शेयर कर लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि माँ की जो तसल्ली होती है वो कोई आपकी दोस्त नहीं दे सकती, कोई बहन भाई नहीं दे सकता। वो पढ़ के भी फूंक देना तो ऐसा लगता है सारे मसले खत्म हो गए। तो मम्मा को एक मुझे सुकून सा फील होता है, चाहे कितनी भी मुश्किल बता दिया, अम्मी को बता दिया। चले भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक गेम होगी। पता भी चल गया अम्मा, इसी गेम में पता चल गया कि कौन जो है किसके घर में अम्मा जो है वो क्या रोल अदा करें, कौन नींद का पक्का है, कौन ऊंची आवाज़ में जो है वो टीवी पे सॉरी फ़ोन पे वीडियोज़ वाले देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यकीन माने ऐसी हैं जो कि घर हम सब के घर में ना एक जैसी ही हैं। सबके घर में जो अम्मा का किरदार है वो एक जैसा है। अम्मा थोड़ी सख्त होती हैं और अब्बा ज़रा गुड कॉप खेल रहे होते हैं, वो आप लोगों के सामने है वो बात। बस कहीं कहीं जो है वो ज़रा अड़ते हैं, वो फिर हम जो मना भी इनको लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा ये मैंने एक चीज़ वैसे नोट की है, हम जब भी बीमार हों, आप बेटियों की तो ज़्यादा अटैचमेंट होती है बाप के साथ होती है, लेकिन जब भी अगर बुखार हो, कोई तकलीफ़ हो, तो जो सबसे पहले जो निकलता है ना वो अम्मी निकलता है। हाँ, ऐसे ही है। चाहे अम्मी कितने 1000 किलोमीटर फासले पे बैठे हो। तो आपके साथ भी ऐसा जब कोई भी परेशान हो तो सबसे पहले? तो मुझे तो कोविड हो गया था जिसमें आप नहीं मिल सकते, और मम्मा कह रही थी नहीं आ रही ना आप कैसी माँ है, मेरे पास नहीं आ रही है मम्मा बेचारी खड़ी में, मैं कैसे बेचारी, लेकिन आ गई थी, इनको भी कोविड लग गया था। लेकिन फिर वो मुझे ना ऐसी। अच्छा, उस टाइम पे आप कहाँ थी जब कोविड हुआ? मैं रूम में आइसोलेट हो गई थी, क्योंकि हमारे घर में बारी बारी सभी को हो रहा था, तो मैं रूम में ही मैंने आइसोलेशन कर ली थी। हमने सब कुछ कर लिया था, फिर भी क्या कर सकते थे। जो बड़ी बेटी थी वो मना कर रही थी बिल्कुल के आप बिल्कुल दूर रहे। तो एक दिन तो मैं रही बेचारी के साथ, फिर मैंने कहा होना तो सबको ही है। तो फिर मैं दूसरे दिन एंटर हो गई थी इनके कमरे में, और फिर फौरन माँ है ना, मतलब यहाँ पे तो आप अपने आप को कंट्रोल करके भी कंट्रोल में ये माँ हो चाहे बेटी हो, अगर आपके पेरेंट्स को तो वो तो टाइम। अच्छा, मुझे मम्मा का और मुझे बाबा का भी होता है। बाबा को भी जाके कभी होता है बाबा मेरा बुखार चेक करें, मुझे होता है कि नहीं मुझे सब अटेंशन दे। हाय क्यूट है ना, अटेंशन सीकर। हाँ वो बहुत बड़ी मिडिल चाइल्ड यूजुअली होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर जब आप बाहर कभी जाती हैं कहीं तो अम्मी के हाथ का पका हुआ क्या चीज़ मिस करती हैं? मैं जब कराची आती हूँ ना, क्योंकि लाहौर के खानों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जब मैं कराची आती हूँ तो मैं अम्मी के हाथ की बनी हुई हर चीज़ खाती हूँ। जैसे लाहौर में दाल, ब्लैक वाली जो दाल होती है ना, वो गाढ़ी करके बनती है, वो दूध में बनाई जाती है। मुझे नहीं पता थी ये बात। और जब मैंने पहली दफा खाई, यार ये इतनी गाढ़ी क्यों है, इतनी मतलब वो क्यों है? तो मुझे एहसन ने बताया क्या हो गया, दाल ऐसी बनती है, मुझे समझ नहीं आया। फिर मतलब ये समझे कि मैं यहाँ आके ना मैं बोलती हूँ अम्मी के हाथ का पुलाव खाना है, अम्मी जो भी बना रही है मुझे पराठा खाना है, अम्मी के हाथ का पराठा अम्मी बना कर दें, अपने हाथ से बना कर दें पराठा। अच्छा, और आपको क्या याद आता है अम्मी के हाथ की? मुझे मम्मा तो खैर सभी अच्छा बनाती है, बट मेरा फेवरेट है दाल चावल। मैं
ताइवान गई थी वर्ल्ड गेम्स खेलने के लिए और 12 दिन उनके वो नूडल्स खा खा के मैं रो गई। तो उनके यहाँ रोटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना बाबा, बाहर उस तरह के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं ढूंढूं कहीं जाऊं तो वो स्टीम्ड चावल हैं, कितना खाएं। तो मुझे याद है जब मेरी फ्लाइट थी मैंने मम्मा से कहा था, मैंने कहा मम्मा दाल चावल चटनी पापड़ सब उसके साथ बना के रखे, मैं दाल चावल खाऊंगी। तो वो मुझे होती है, दाल चावल तो मेरे फेवरेट है। माँ बाकी चीजें मजे की बनाती चलिए, माँ बाप के तो हाथ की, अम्मा के हाथ की स्पेसिफिकली क्या चीज़ इनको पसंद है उन्होंने बता दिया। अब ये कितनी सुगड़ है ये मैं जानूंगी, इनसे मैं टेस्ट लूंगी एक, अब इनका टेस्ट होगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहमा और मदिया मौजूद है और उन साथ में उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। इनके घर की बड़ी बातें हमने जानी, ना सिर्फ इनके बारे में जानी बल्कि इनके पेरेंट्स के बारे में भी जानी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जनाब कि उन पेरेंट्स से भी मुलाकात हो जिनकी बच्चियाँ उनको इतना प्राउड फील करवाती हैं और उनकी बच्चियाँ अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लेकिन अभी एक और मरहला है, एक और इम्तिहान है और देखना है कि क्या ये अपनी अम्मा और अब्बा को इतना प्राउड फील करवाती हैं ऑन एयर या नहीं। मुकाबला जनाब बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। हाँ क्या करें, इसमें मैं भी हार सकती हूँ, लेकिन अल्लाह तेरे शुक्र है तो मुझे होस्ट बना दिया कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जनाब गेम ये है कि आपके सामने कुछ किचन की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अंकल कह रहे यस, ये बात मतलब ये बदले भी मुझे लग रहा है कि माँ बाप के जागरे कि बेटा यहाँ पता चलेंगे तुम लोगों को, ठीक है। चीज़ें पिक्चर्स आएंगी आप लोगों के सामने और उसके बाद फिर आपने जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देगा, ठीक है। दोनों तैयार हैं? पहले जरा बजर बजा के हाथ भी देख लें सही चल रहा है, आपका भी चल रहा है, मधिया चेक कर लें, जबरदस्त चल रहा है। क्या चीज़ है और उसका इस्तेमाल क्या होता है आप लोगों ने बताना है, ठीक है, जबरदस्त। चलो भाई तो चलाएं, पहली तस्वीर चलाएं। ये तो मेरी आज इसमें जी रहमा ने पहले रोटी रखते हैं इसमें। ये हॉट पॉट था और देसी हॉट पॉट और इसको उर्दू में नहीं तो सामने तो एक मिनट दोबारा से चलाएं। अच्छा मुझे चला रहे, वो कह रहे मदिया का तो किचन में कोई काम नहीं। अच्छा जी, अच्छा रहमा ने तो पहले दबाया और रहमा ने क्या कहा है कि ये है इसमें रोटी रखते हैं, रोटी का मर्तबान। अच्छा मर्तबान, ओए जबरदस्त। अचार इसमें तो नहीं डालते? नहीं सही कह रही हूँ कि मजाक उड़ाए। बताएं। अच्छा मदिया चले आप बताएं। मुझे तो हॉट पॉट लग रहा था पिक्चर्स में। अच्छा इसमें वैसे आपने देखा होगा इसमें यूजुअली आपने मोमोज भी सर्व होते हैं। ये जनाब ये राइस स्टीमर है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं जनाब, ये बैम्बू स्टीमर था, ये आप लोगों को नहीं समझ में आया। आगे अब आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट चीज क्या है? हाँ जी मदिहा। चिमटा, जबरदस्त। क्या काम है चिमटे का? रोटी पलटती हूँ मैं इससे। हाँ, रोटी पलटती है, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। ये वाला जो टोंग है कभी कभी सैलेड के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट। अच्छा टोंग को हटा के आगे जनाब जी। हाँ जी किसने पहले बजाया? प्रेशर कुकर। हाँ पहले मधिया, आपने रहमा ने दबाया। अच्छा रहमा ठीक है, प्रेशर कुकर ठीक है। किस चीज़ में इस्तेमाल होता है ये? इसमें मामा गोश्त पकाती हैं। मामा तो गोश्त पकाती हैं, आपने कभी नहीं पकाया? जबरदस्त। अच्छा जी अगली चीज़ जरा। अच्छा जी ये क्या है? पहले किसने बजाया? स्ट्रेनर। अच्छा हाँ जी नहीं जिसने बजर बजाया वो। हाँ लेमन जूस निकालने के लिए। लेमन ठीक है जी, स्क्वीजर बिल्कुल सही है। अच्छा जी नेक्स्ट। ओके आलू जो है ना इससे मैश करना है। हाँ है ना? बिल्कुल मैशर है जी। चलो ठीक है जी। अच्छा अगली चीज। ओके पोटैटो पीलर। हाँ पीलर ठीक है। अच्छा सिर्फ पोटैटो पील को चिप्स ही याद आ गए, मतलब कभी क्यूकम्बर वगैरह नहीं? मतलब चिप्स पसंद होता है ना बच्चों को। वो तो बंदा उसके साथ भी खा लेता है ककम्बर। हाँ चले नेक्स्ट दिखाएं। लस्सी बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको? एग बीटर। नहीं गलत बोला है। ओए अंकल जबरदस्त। क्या बोला? अंकल भी बड़े करीब, अंकल भी बड़े, ये भी काम होता है तो अंकल कह रहे हैं। हाँ जी बेटर है बेटा। विस्क जो है इसको आप करते हैं केक बनाने के लिए। ठीक है केक बनाने के लिए। केक बनाए कभी? केक बनाती हूँ, केक बनाती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। चलें अच्छा जी अब आखिरी चीज दिखा दे जी क्या है? अच्छा नहीं है, दिखाएं। किसने पहले दबाया? हाँ रहमा। हाँ रोटी बेलने के लिए। हाँ वो जो होता है वो जो क्या होता है? वुडन बोर्ड। वुडन बोर्ड है, लेकिन क्या कहते हैं? रोटी बेलने वाला। उसका बेलन और उसको बेलन भी होती है इसके साथ। जी चकला बोलते हैं। पटला। इसको चकला कहते हैं और वो बेलन होता है। ठीक है जी नेक्स्ट दिखाएं। अरे वाह देखिए अब्बाओं को पता है। श्रेडर। हाँ श्रेडर
रहमा ने सही श्रेडर किस चीज के लिए काम आता है जी ये? रहमा रहमा किस चीज के लिए काम आता है श्रेडर? चीज, अगर पिज्जा बना रहे हैं तो चीज को कर सकते हैं। और गाजर है मेरे दिल में कैरेट, गाजर है, गाजर का कैरेट को भी कर सकते हैं। गाजर का हलवा कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट सर जी। ओह हमारी नेशनल प्लेट। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी एक और है लास्ट ओके। हाँ हाँ अम्मी वो उस दिन नहीं, ये अम्मी- पहले करते थे, हम मुझे क्या? उससे यूं करते हैं, वो पीसते जिससे यूं हैं। करते हैं क्या? यूं बस पीसते हैं मुझे। सिलबट्टा। सिलबट्टा बड़ी बात है। क्या और करते सिलबट्टे से क्या कुछ करते हैं ये बता क्या दें। करते हैं? सिलबट्टे से मिर्चें पीसते हैं, चटनी बना सकते हैं और अभी बकरा ईद गुजरी है तो एक चीज बनती कबाब है। बनाने के लिए बेटा कबाब बनाने के लिए जी वो देखें आंटी बता। जबरदस्त। अम्मियों ने क्या प्यारी अच्छा, चीटिंग ये कराई अब- और अभी चीटिंग यूज किसी और होता के है। बच्चे को कराई। जबरदस्त आंटी कमाल। नहीं, वैसे तो टीचर है लेकिन इन्होंने आज चीटिंग करा दी है। अभी यूज होता है, हाँ? अभी यूज करते होता नहीं। है, अभी भी यूज होता है भाई, क्योंकि अभी भी बहुत सारे घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे मेरी बनाए चच्ची हुए साथ इस्तेमाल कबाब करती बहुत हैं। मजे के होते हैं। ये सिलबट्टे पे सही जो लेस पीसते वाले, हैं ना, ऐसे ऐसे तो ये आते हैं। बहुत मजे के होते हैं। मैं कहूंगी अम्मी की मिस्टेक है, क्यों नहीं है घर में बताएं। इसलिए कि आंटी कह रही मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को सिलबट्टे में करूँ, तुम लोग ना चॉपर बेटा लेके दिया हुआ है, इसलिए कि Working mother आपकी है। आसानी हो। ओके ओके, मुझे ये आजकल की औलाद चेक कर लें, मतलब माओ को आगे से कोसने की क्यों नहीं घर में रखा हुआ है। चलो जी आज दोनों आज कौन जीता है वैसे? कह दो। हाँ जी और कुछ है? कौन कौन जीते आज? आज दोनों आज अच्छा, हो गया। अच्छा जी। अच्छा मदिहा, अच्छा मदिहा ने ज्यादा जवाब दिए हैं। अच्छा मदिहा को भी नहीं पता, मेरे ख्याल से रहमान ने भी किसी ने नोट किया कि किसने क्या क्या जवाब दिए हैं। अच्छा मदिहा ने ज्यादा जी जनाब वो सही जवाब दिए हैं। बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी लड़कियों को इतना काम आता है। मुझे बताएं अम्मी का मेकअप किसने ज्यादा खराब किया है? नहीं मैं तो बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। नहीं बचपन में अम्मी का मेकअप भी खराब नहीं खराब किया? किया। बचपन में तो आई थिंक मैंने खुद मेकअप करना कोई 1-2-3 साल पहले ही सीखा है। तो बचपन में सबीन करती थी मेकअप, बड़ी बहन जो बड़ी उसने बहन किया थी। है। हाँ। हाँ मेरी उनका अम्मी makeup मकसद नहीं है करती। कहने का कि आपने ज्यादा मेकअप खराब किसने किया? अच्छा, मम्मा का मेकअप मम्मा का जो तोड़ना। मेकअप था, मम्मा का जी, मेकअप नहीं, था मैंने ना। नहीं नहीं किया? मैंने नहीं किया। और आप मेरी बताओ, अम्मी अभी आप सुनिएगा। अच्छा वो जी। इसलिए वेट कर रही थी। पॉपकॉर्न प्लीज। अम्मी मेकअप नहीं करती थी, उनके पास एक लिपस्टिक थी, वो भी मैंने एक दफा लगा ली थी कहीं जाने के पूरी लिए। तकरीबन 5 साल चल जाती है। ये आंसर है। तो अच्छा अंकल आपको ये इनसे शिकायत है या उनकी तारीफ है ये बताएं? नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसकी अपनी मर्जी जैसे मर्जी। उसकी जी। अच्छा अम्मी की दुपट्टों की साड़ी किसने ज्यादा बनाई है? मैंने मम्मा ने खुद ने। नहीं अच्छा, मकसद नहीं, है कि लेकिन साड़ी उनका सा- मकसद है कि आंटी, साड़ी बना के पहनी। भाई आप बचपन में जैसे अम्मियों के दुपट्टे लेके बड़ा शौक होता है ना कि साड़ी बन के नूर जहाँ बन के गाना। किसने? वो मेरी बहन ने। बहन ने, आपने नहीं किया? ये मदिया मैं वो साड़ी पहन के ना पूरा अपने आप को मिरर में देख के करती थी यूं। वो ड्रामा नहीं आते थे, इंडियन ड्रामे उस वक्त चल रहे होते थे। और कौन सी अम्मी की साड़ी वो आप दोनों में से कौन है जिसने अम्मी की साड़ी के बाद में शलवार कमीज बना ली? क्योंकि यूजुअली लोग करते हैं कि हाय साड़ी इतनी अच्छी, चलो भी इसके इस्तेमाल कर लें। साड़ी की नहीं, अम्मी की शादी का ड्रेस था, मेरे फंक्शंस इतने होते थे तो अम्मी ही मेरे कपड़े डिजाइन करती थी, तो उन्होंने वो फ्रॉक बना के दे दी थी, मैक्सी मैंने वो पहन ली थी। बहुत सारे ऐसे कपड़े अम्मी के हैं जो मैंने पहने अपने फंक्शंस में, मुझे बहुत शौक था शुरू आंटी, से उसकी ही। बच्ची ने तो सही आपके कपड़े यूटिलाइज किए, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सारे असल पहने मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ अपने घर की, अपने बच्चों के लिए। ये दरअसल शुरू से ही ना अच्छे डिज़ाइन वाले कपड़े चाहिए, इनको स्टाइलिश चाहिए, और इन ये फंक्शंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। इन्होंने डांस में हिस्सा लेना है, इन्होंने 14 अगस्त आ गया उसमें हिस्सा लेना है। प्रॉपर आंटीज की तो डिजाइनिंग मैं बाकायदा डिजाइनिंग करके इनके कपड़े स्टिच करती थी, और ये माशाल्लाह स्कूल में सबसे आगे होती थी। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि देखें आजकल का जो हमारा टाइम है सिर्फ ये नहीं कि हम टीवी पे ही रहें, कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, सो यू हैव टू बी देयर ऑन सोशल मीडिया, आपको एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया के थोड़े डिमेरिट्स ये हैं कि वहाँ पे लोग ट्रोल भी बहुत करते हैं, और हर एक के पास एक एक्सेस है, और लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं जिसमें अक्सर जो बेचारे अगर घर वाले भी यूज़ करें तो उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। सो आप लोग क्या सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स वगैरह शेयर करें, कुछ चीज़ शेयर करें, तो आप लोग पढ़ते हैं, कभी कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ, सब पढ़ते हैं। मम्मा तो मेरे ड्रामों के यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़ रही होती। और अगर आंटी पॉजिटिव तो बहुत होते हैं, लेकिन 3-4 नेगेटिव कमेंट भी हो ना तो वो बड़े दिल को लगते हैं। अंकल आपको भी पढ़ते हैं? आपने कभी? नहीं, पापा नहीं। तो उसको डील कैसे करते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव सामने तो उसको डील कैसे करती हैं? नहीं नेगेटिव देखें वही भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो नेगेटिव होती है वो भी मैं रहमा को मैं खुद बताती हूँ कि तुम्हारी ये वाली चीज़ ऐसी है, ये गलत है, ये सही है। तो मैं इसमें कोई वो नहीं समझती नहीं हूँ। बट शी सेइंग कि कुछ लोग बहुत फालतू के हार्श कमेंट्स करते हाँ, हैं, उसको- तो उसके लिए ये था कि पहले तो मैं बोलती थी कि मतलब लोग ऐसे क्यों कहते हैं, मतलब मैं तो कभी भी किसी के कमेंट मतलब
इस तरह के कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए किसी के भी पास जाके। लोग हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है और आपको नहीं पता अगर आज वो अच्छा कर रहा है तो उसने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किल टाइम देखा होगा। अगर वो खुश है उसे खुश रहने दो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर कोई क्रिंज कंटेंट भी बना रहा है तो आई थिंक अगर दे आर हैप्पी तो जस्ट लेट देम बी हैप्पी। मतलब आपके पास है ना, आपने देखना, आप उसको अवॉइड कर लें। कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है आगे निकल जाए, अवॉइड कर ले। और मुझे होता है कि अगर मुझे 50 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और 3 बुरे कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे मैं अपना दिल क्यों खराब करूं? जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं उन पर ध्यान देके पॉजिटिव। लेकिन ह्यूमन माइंडेड है। कमेंट्स जो होते हैं ना वो इस्लाह के लिए होते हैं। पॉजिटिव तो सारे ही करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं बात लोग, लेकिन मैंने देखा है जो नेगेटिव होते हैं ना वो बंदे की इस्लाह करते हैं। लेकिन अंकल बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस्लाह नहीं कर रहे थे बल्कि ये बता रहे होते हैं कि अगले आपके अंदर का गुस्सा है और आपके अंदर की क्या इनसिक्योरिटीज हैं जो लोगों की पिक्चर्स के नीचे, वीडियोस के नीचे आके होती हैं। हाउ डू यू डील विद देम? मैं तो ऐसे डील करती हूँ, पहले तो मैं गुस्सा कर जाती थी। एहसन ने कहा था अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है ना तो आपको आधी चीज मैंने एहसन से सीखी है। आप नहीं पढ़ो कमेंट्स, आपको बुरे लग रहे हैं ना, वरना कमेंट्स तो आएंगे। अभी मैंने रिसेंट कल परसों एक बीच पे लुक क्रिएट किया था जिसमें मैंने सारी ब्रेड्स बांधी थी। उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए मेरे ऊपर, मलंगा बन गई हो, ऐसी कर गई हो, वैसी कर गई हो। बट मैंने क्या किया, इग्नोर किया। और बल्कि मैंने उस चीज को और ज्यादा पोस्ट किया कि मैं जो भी लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ अपने आप को, आई हैव नो इश्यूज। प्लस फिर फैन पेजेस आके मुझे लड़ने लग जाते हैं ना नीचे, सबसे मजे की बात वो होती है, फिर मैं कुछ नहीं कहती। और मैं कहती हूँ आपके पास अनफॉलो का बटन है, आप कर देना, अपनी भी जिंदगी सुकून में करें, दूसरों को भी सुकून से रहने दें। हाँ, ये बात सबसे अच्छा ये देखना भी है और बुराई भी करनी है। वो जो फैन पेजेस आके नीचे लड़ाई करते हैं ना, सबसे मजे की वो होती है। चलो अच्छा, पढ़ती है यानी कि सारे फिर उनकी कमेंट्स जिसकी लड़ाई पड़ती है वो लड़ रहे होते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है, उसको अनफॉलो कर दो। आगे से वो जवाब देते हैं सारे फैन पेजेस। मैं तो इस चीज से अच्छा भी लग रहा होता है ना, देखिए आपके लिए लोग यहाँ पे फाइट भी करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप दोनों की कौन सी ऐसी आदत है जो कि रहमा में आई है? अंकल आपकी ऐसी आदत? बाबा का तो स्पोर्ट्स आया है मेरे अंदर। स्पोर्ट्स है। हाँ, और आदत में क्या, ये तो आपकी जीन्स में थी। मैं एक्टर हूँ ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्टेज पे। बाबा इतने कॉन्फिडेंट थे अपने टाइम पे, जब बाबा स्पोर्ट्स करते थे तो जैसे इनको इनवाइट करें तो स्टेज पे सिंगिंग करें, ये करें वो करें। अब बाबा को पिक्चर्स खिंचवाने का इतना शौक था और बाबा इतना ड्रेसअप होते थे स्टाइल। बाबा के पास अभी तक बेल बॉटम्स और बूट्स और ये सब पड़ा हुआ है। और अब वो कहते हैं जो हाई वेस्ट होते हैं, और अब कहते हैं ये तो किस पे चली गई, इसको तो कितना शौक है इस चप्पल में। बाबा मैं आप पे गई हूँ, आपको देखें। मम्मा को नहीं है इतना, स्टेज से थोड़ा सा मम्मा डरती है, वो थोड़ी सी दूर रहती है। यानी कि जो सारा कॉन्फिडेंस है वो अंकल की वजह से आया है। लेकिन जो सेंसिटिविटी है मेरे अंदर वो मम्मा की, और इमोशंस और जो मैं दूसरों का ख्याल बहुत ज्यादा सोचती हूँ दूसरों का, वो मम्मा से। और जो जिद अंदर आई है वो बाबा से। अच्छा, अभी कहती एक हफ्ता ये नहीं मानती और अब फौरन बाबा पे। अंकल ये क्या कर रहे हैं आपके साथ? मतलब जिद बाबा का है थोड़ा ये वाली चीज। इसी तरह होता है। अंकल घर में भी ऐसे करती है आपके साथ? ही तंग करती हूँ, शैतानी बहुत। वो शैतान है। आप दोनों की कौन सी ऐसी आदत आपको लगता है जो कि मधिया में आई हो? मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ भी है ना ये अपने बाबा पे है। 100 to 10% हर आदत, इसका उठना बैठना, नाराज़ होना, और फिर इसका अपनी चीज़ के लिए जो है वो हाइपर होना कि नहीं मेरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। सेम टू सेम बाबा। इसमें मेरी तो नहीं है ना गलती। अब मेरी एक मतलब मुझे नहीं पता मुझ में ऐसी नेचर क्यों है। एक चीज़ अगर मेरी है ना, nobody can use this। अगर आपने यूज करनी है तो आप मेरी परमिशन से यूज करें, ये मेरा एक नेचर है। और मुझे लगता है वो पापा से। अब पापा की गाड़ी है ना, पापा मुझे नहीं यूज करने दें। वो कहते हैं ये गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, वो लेकर जाओ, मैं तो नहीं दूंगा अपनी गाड़ी। क्लियर की अलग है, इनकी अलग है, वो कहते हैं अपनी चीज यूज करो। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये चीज गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर क्या करें, अब अब्बा से आ गई है, हमारे मेरा कोई कसूर नहीं है ना, खत्म करें इस बात को। हाँ, अब्बू से आ गई, वैसे आप क्वेश्चन कर सकती हैं क्यों है ऐसा। पंजाबी में कहते हैं निरी पियो, यानी कि बिल्कुल बाप पे गई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसी चीज़ जो कि मधिया ने की हो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको भी याद हो? मुझे इनका देर तक घर से बाहर रहना वो बुरा लगता है। हाँ, वो बुरा लगता है। अंकल आपको क्या चीज़, कभी ऐसी चीज़ जिस पे बड़ा गुस्सा आया हो? आपने एक चीज खुद ही बता दी, मेरी प्यो तो गई। मेरी तो फिर तो अंकल आप जरा गुस्सा जरा कम ही करते होंगे। काम करते कि ये तो मेरा फीमेल वर्जन है। हाँ। इसके ऊपर नहीं गुस्सा। नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते, मतलब जैसे वैसी गुस्सा होता है ना मेरे अंदर, वो है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा कर देती हूँ। हाँ। वैसे मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, चीज के ऊपर गुस्सा कर देती हूँ, ये मेरी चीज है तो डोंट टच इट ना, मुझसे पूछ के। अच्छा अंकल, जब ये टिकटॉक वगैरह पे आई थी मेडिकल की पढ़ाई के बाद, तो आपको जरा मसला नहीं हुआ था? नहीं तो ये थोड़ी उस वक्त टिकटॉक थोड़ी कर रही थी। नहीं, जब पढ़ने के बाद टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू की थी
जब मेडिकल इसने किया नहीं, मेडिकल के बाद जब टिकटॉक पे वैसे जब नहीं, हमें पता ही बहुत देर के बाद पता। दरअसल इन्होंने जो ना खबर ही नहीं होने दी, हमें खबर ही नहीं होने दी। जब बहुत ज़्यादा आम हो गई खबर तो फिर हमें खबर फोन दिया, हम तो रखते ही नहीं थे। आया मजा। बात है। ये बहुत ख्याल करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी बेटी हैं। लेकिन यकीन जानिए कि मैं कहती हूँ कि बेटों से ज़्यादा मेरा ख्याल करती और बाकी ऐसा ही है, बेटों से बढ़ के ही बेटियाँ होती हैं। मैं बेटे मदिया आपकी बात काट रही हूँ, मैं फ्रोजन शोल्डर मेरा हुआ है तकरीबन 3 साल हो गए। अब बिलीव कीजिए कि इनको इतनी फिक्र होती है मेरी, कभी इन्होंने जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे जो है मेरा वो इलाज भी करवाया है, और अब फिजियो के लिए भी मुझे भेजनी ज़बरदस्ती भेज रही हैं कि नहीं मामा आप जाइए। स्टार्टिंग में मैंने कहा बेटियां माएँ बन जाती हैं, होती हैं बेटियां माएँ बन जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको जो अभी कोई ऐसी शरारत इसने ऐसी की जिस पे बड़ा गुस्सा, कोई ऐसी बात जिस पे गुस्सा हो, जैसे हमारी ये बात नहीं मानी? बताएं, मुझे नहीं याद है। आपकी आंखों से मुझे लग रहा है आपके पास लिस्ट है, बयान कीजिए। कौन सी बताऊं? कौन सी 5 बता दें, ऐसी 5 अहम बातें। रहमा का बस ये कि जो चीज़ ठान लेती है ना वो बस इनको करना है, फिर वो नहीं सुनती हैं। जैसे कि ये स्पोर्ट्स में आ रही थी जब, तो ज़ाहिरी बात आपको पता है पाकिस्तान में लड़कियां ज़रा कम ही आती हैं, और इनके फादर भी बाहर थे तो, और मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे यही था कि तुम जाओगी तो मतलब किस तरह से ज़ाहिर है, लेकिन ना बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे बहुत वो करना पड़ी स्ट्रगल कि मैं अपनी जॉब मेरी ऑफ होती थी 5 बजे, फिर मैं एनसीसी जाती थी, इनके साथ बैठती थी, क्योंकि फिर आपको सपोर्ट करना पड़ता है अपने बच्चों को। मैं समझती हूँ वालिदैन को अपने बच्चों को करना चाहिए, और बेटियों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से जब आप सपोर्ट करते हैं ना तो उनमें एक एतमाद पैदा होता है, और फिर वो बहुत जो भी कर रहे होते हैं काम उसकी फिर वो ऊपर तक जाते हैं। और अब मैंने एक चीज़ ये भी देखिए कि वो माएँ, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि जी जो माएँ जॉब करती हैं भाई उनको कहाँ बच्चों की तरबियत का या बच्चों की तरबियत का टाइम मिलता होगा, लेकिन हमने उन्हीं माओं के बच्चे समहाउ ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं, और उन्हीं माओं के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी देखे हैं। बिल्कुल। हाँ। बड़ी बेटी है मेरी, वो मेडिकल में, तो उनको सपोर्ट किया तो माशाल्लाह वो डॉ की गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। फिर जब इनकी बारी आई तो इनके साथ खड़े हुए तो इन्होंने भी बहुत गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड और पता नहीं क्या। और बेटे ने क्या किया? ये बेटे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा है और उसका एक स्टार्टअप है, तो वो बिजनेस चला रहा है, उसके साथ ही उसका चलता रहता है। बट मैं ये बता रही थी कि मैं और सबीन हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि सबीन का होता है उसको हर चीज़ ना मम्मा और बाबा से पूछ के उनकी मर्जी से, खुद वो एक कपड़ा नहीं खरीद सकती अपनी मर्जी से, वो ना फ्रस्ट्रेटेड जाती है कि मम्मा मेरे साथ जाए, मुझे ओपिनियन चाहिए मुझे। मैं इसका ऑपोजिट हूँ, मुझे होता है मैं अकेले जाऊंगी, मुझे कोई चीज़ अगर ठेले से पसंद आई है ना, आप मुझे गुची ले जाएं, मुझे वही चीज़ 10 रुपए की वहीं से लेनी होती है। तो मुझे मैं अपने डिसीजंस पे ना बहुत पक्की होती हूँ, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, बिकॉज आई फील लाइक अगर कुछ अच्छा होगा तो फिर ठीक है, अगर गलत हुआ तो एटलीस्ट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, वरना ये बड़ी पक्की चीजें हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। मम्मा आपने ये कहा था ना, देखें आज क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई छोटी बड़ी चीजों मैं खुद ही कर लूंगी। सही। अच्छा, इख्तितामी नोट में आप लोगों से यहाँ से वही बात जो हम बात कर रहे थे कि जो माएँ काम कर रही होती हैं वो समहाउ ज़्यादा काम कर रही थी, बच्चों पे भी ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि उनको गिल्ट भी होता है कि हम इस टाइम अपने बच्चों के लिए मौजूद नहीं थे। दरअसल मेरा ख्याल है कि मेरी पूरी प्रायोरिटी ये रही है कि मैं बच्चों को फुल टाइम दूं। मैं जॉब ज़रूर करती थी, मेरा ये है कि तकरीबन 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, घर पहुँचते पहुँचते मुझे बल्दिया से आती थी तो 2 बज जाते थे। उसके बाद मेरा फुल टाइम अपने बच्चों के लिए होता था, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाना, खाना भी बनाना, सुबह बना के जाती थी मैं, और क्योंकि आपकी बहन ख्याल रख लेती थी बस वो खाना वाना बना के जाती थी। फिर इनकी दादी दादा मेरे साथ थे, फिर उनके लिए सुबह उनको 6 बजे उनका वही पंजाब थे, तो जाहिर है उनको आदत थी सुबह 6 बजे उठ के उनको सबसे पहले उनको नाश्ता देती थी, उसके बाद बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर खुद तैयार होकर स्कूल के लिए निकलना। आप बिलीव कीजिए कि मेरी लाइफ, मैं कहती हूँ कि बड़ी पुरसकून लाइफ है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि मुझे काम करके ना एक खुशी महसूस होती थी। और मैंने अपनी शादी के बाद सिर्फ बच्चों को नहीं देखा, जब मेरी शादी हुई है उस वक्त मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और मैं जॉब भी कर रही थी। इन्होंने मुझे इतना एतमाद दिया है कि मैं बिल्कुल ऐसे देखिए ना, जब वर्किंग वुमेन की बात करते हैं, अगर रहमा की मदर आंटी भी यहाँ पे बैठी हैं तो वो भी अंकल की सपोर्ट के बगैर वो चीज़ नहीं कर सकती थी, और ना जहाँ मदिहा जहाँ पर मौजूद है और रहमा जहाँ मौजूद है वो अपने फादर की सपोर्ट के बगैर मौजूद हो सकती थी। तो बेटियाँ
बड़ी प्यारी होती है, जो ख्वाब देखती है इनको ख्वाब देखने दें। बहुत अच्छा कह जा रही है, क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बेटी हूँ ना। बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरा तो बेटा, लेकिन मुझे लगता है जो बेटियां हैं, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ ना कि जो मैं अपने बाप और अपने माँ से करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें वो उसका 10% भी कर सकते हैं जो मैं। बेटियां शादी के बाद ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये बात तो मैं बेटियां प्यारी ना हुई घर से जाके भी तो हुई प्यारी ना। हाँ, मगर बेटे से भी कम नहीं है। बेटे भी वाकई किसी से कम नहीं है ना। बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत हैं। चले जी, ये प्रियंका शो जी। मेरी वालदा ने और मैंने मैट्रिक एक साथ किया था। मेरी वालदा को शौक पैदा हुआ पढ़ने का। हाँ, तो उन्होंने प्राइवेट किया, मैट्रिक मैंने रेगुलर किया। अम्मी को तैयारी किसने कराई थी? सेकंड आया वो अच्छा, वो फर्स्ट आ गई, मैं सेकंड।